नमस्ते हमारे रेलवे की तैयारी करने वाले प्यारे प्यारे मासूम भाई और बहन। मेरे दोस्त, जिस वीडियो का आपको इंतजार था वो वीडियो आ चुकी है। आरपीएफ कांस्टेबल एनटीपीसी ग्रुप टी, जिनका भी अभी लेटेस्ट में पेपर होने वाला है। आप कह रहे थे सर मेंसुरेशन 2D के भी और 3D के भी, वो सवाल जो पेपर में सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं, जो बार बार फ्रीक्वेंसी आते रहते हैं मेरे प्यारे भाई, उनको सर एक वीडियो में करा दीजिए। तो मैं ऐसे टॉप 30 क्वेश्चन मेंसुरेशन 2D से भी और 3D से भी इस वीडियो में करवाऊंगा। और ये सवाल ऐसे हैं जो हूबहू आपके आने वाले पेपर में रिपीट होंगे। ये पहले भी सबसे ज्यादा पूछे गए थे। और केवल मैं सवाल नहीं कराऊंगा, मैं इन सवालों के पहले फॉर्मूला और उनके पीछे का कॉन्सेप्ट भी बहुत डिटेल में समझाऊंगा। तो इस वीडियो का आपको एक भी सवाल स्किप नहीं करना है। आप इन सवालों की पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना हमारे टेलीग्राम चैनल से। ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, सारी वीडियो के जो है लिंक यहां पे होते हैं। और जैसे ये हमने आरपीएफ कांस्टेबल के टॉप 100 सवाल की वीडियो बनाई और इसके साथ साथ यहां पे पीडीएफ भी अपलोड है। तो पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर लीजिएगा मेरे दोस्त। ये वीडियो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है आरपीएफ कांस्टेबल एनटीपीसी ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए मेरे प्यारे। और तीनों ही एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मैंने इसमें लिए हैं। ठीक है, सारे पीवाईक्यू पर बेस्ड है ये। ठीक है जी, हम पूरी शिद्दत से, पूरी जी जान से मेरे भाई, पूरा अपना किडनी लिवर गुर्दा फुर्दा सबसे लगे हुए हैं आपके लिए। बस आपको पढ़ना है, मेहनत से पढ़ना है। ठीक है, चलो शुरू करें मेरे दोस्त, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज वो होता है जिसमें एक जो है कोण 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है मेरे भाई। ये कुछ ऐसे ट्रिपलेट्स हैं जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, जो है समकोण त्रिभुज बनाते हैं। जैसे 3 4 5, मैं आपसे कहूं कि अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 4 5 है तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ध्यान ये रखिएगा कि 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है वो सबसे बड़ी होती है। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, और ये 28 45 53, 48 55 73, 20 21 29, ये आजकल काफी ज्यादा फेमस हो रहे हैं। ठीक है ना, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इनको याद करना सबसे पहले तो मेरे दोस्तों। ठीक है जी, दूसरी बात मेरे भाई, ये हमारी कॉन्सेप्ट किंग बुक की पीडीएफ है। अब तो इस बुक को और अपडेट और बेहतर किया गया, तो पुरानी पीडीएफ है, लेकिन मैं यहीं से आपको समझा दूंगा। देखिए भाई, अगर एक समकोण त्रिभुज है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ये मेरे दोस्तों 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं हैं, ये आपका हाइपोटेनस है। तो अगर हमें समकोण त्रिभुज का एरिया निकालना है तो उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला है 1/2। ये जो 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं हैं पी और बी, इनकी गुणा 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली भुजाओं की गुणा। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर समझ में आ गया। अब देखिए इस पे सवाल नंबर आपके सामने 1, जो कि आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के पेपर में आया था। एक त्रिभुज की भुजाएं 16, 30 और 34 सेंटीमीटर हैं, इसका एरिया क्या है? जब आप इस त्रिभुज को देखोगे मेरे भाई, तो आप देखते ही समझ जाना कि एक समकोण त्रिभुज है। कैसे? क्योंकि ये सारी भुजाएं 2 से भाग हो रही है। अगर मैं 2 से काटूं तो 2 8 16, 30 जाएगा, 2 से 15 बार, 34 जाएगा 17 बार, और 8 15 17 मेरे प्यारे भी ट्रिपलेट बनता है। ये दुगुना है, बस यहां पे डबल कर दिया गया है। तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें ये सबसे बड़ी भुजा है 34, हाइपोटेनस कर्ण। बाकी ये जो दोनों भुजाएं हैं ये 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं हैं। तो इसका जो एरिया होगा मेरे प्यारे भी समकोण त्रिभुज का, वो होगा 1/2। समकोण त्रिभुज आपको पहचानना पड़ेगा 16 गुणा 30। देखिए इसी तरह के सवाल आपके पेपर में आते हैं। बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव सवाल आपके पेपर में नहीं आते, ना ही बहुत ज्यादा कटिंग वाले सवाल आएंगे। टॉप जो लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कम देखने को मिलते हैं, बेसिक सवाल ज्यादा होते हैं। 2 से 16 8 बार चला जाएगा, 30 8 240, तो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर। देखिए आगे, एक त्रिभुजाकार मैदान की 2 भुजाएं 41 और 28 मीटर हैं। इस त्रिभुज का परिमाप 84 मीटर है। तो त्रिभुज के सबसे छोटे शीर्ष लंब की, यानी कि त्रिभुज की सबसे छोटी हाइट की लंबाई क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, ग्रुप डी के पेपर में आया हुआ। देखो कॉन्सेप्ट आपको जानना पड़ेगा। देखो मेरे भाई,
कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी त्रिभुज की आपको तीन भुजाएं पता हैं, अगर किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं पता है, तीनों भुजाएं, तो उसका परिमाप होता है तीनों भुजाओं का सम। तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी। सेमी पेरीमीटर या अर्ध परिमाप होता है तीनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। तीनों भुजाएं पता है तो एरिया निकालने के लिए हम लोग यहां से क्या लगाते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं मेरे भाई, अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है एरिया निकालने के लिए। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। आगे चलेगा मेरे दोस्तों, ये वाला आपको जानना जरूरी है। ये वाला देखो दोस्त, अगर हमें त्रिभुज की भुजा ना पता हो के बेस और उसके ऊपर हाइट पता है, तो त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 बेस गुणा हाइट। अब जैसे आप ये समझ लीजिए मेरे भाई कि ये जो है आपका एक ट्रायंगल है, ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है मेरे दोस्तों, और ये जो है आपकी भुजा ए है, और सामने वाला ये जो शीर्ष दिख रहा है, यहां से इस पे एक ऐसी लाइन खींचेगी जो 90 डिग्री कोण पे मिलती है, तो इसकी हाइट कहलाती है मेरे प्यारे भाई, हाइट। तो ऐसे त्रिभुज की तीन भुजाएं होंगी एबीसी, और तीन भुजाओं पर तीन हाइट होंगी मेरे दोस्तों। तो त्रिभुज का एरिया 1/2 बेस गुणा हाइट, यानी कि a गुणा h1, बेस b पर, भुजा b पर हाइट h2 है अगर, तो एरिया आ जाएगा 1/2 b गुणा h2, बेस c पर अगर हाइट h3 है तो एरिया आ जाएगा 1/2 c गुणा h3। ये कॉन्सेप्ट है। एक बात ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई कि किसी त्रिभुज की भुजा और उसके ऊपर जो हाइट है, ये साइड के ऊपर खींची गई हाइट, इनकी जो गुणा है मेरे भाई, वो हमेशा a गुणा h1, b गुणा h2, c गुणा h3, वो हमेशा कांस्टेंट बराबर आएगा। इन तीनों की जो वैल्यू आएगी मेरे प्यारे भी बराबर आएगी दोस्तों। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि अगर इनका जो गुणा है कांस्टेंट, आपने पढ़ा है कि दो संख्याओं की गुणा करके अगर बराबर नंबर आ रहा है तो रेशियो उल्टा होता है। तो अगर मैं यहां से त्रिभुज की भुजाओं का रेशियो निकालूंगा एबीसी का, तो क्या होगा, त्रिभुज की हाइट के रेशियो का उल्टा होगा। समझ में आया? एक बात आपको ये बात जाननी है मेरे दोस्तों कि जैसे ट्रायंगल है मेरे भाई, ये त्रिभुज है, दिख रहा है आपको? आप बोलोगे हाँ सर गोरा त्रिभुज दिख रहा है मुझे। अब इस त्रिभुज में मेरे भाई ये वाली भुजा सबसे बड़ी है, ये वाली भुजा सबसे बड़ी है, दिख रही है सबसे बड़ी। तो इस वाली भुजा पर ये जो हाइट होगी सबसे छोटी होगी, यानी कि सबसे बड़ी भुजा के ऊपर हाइट सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी भुजा के ऊपर की हाइट सबसे बड़ी होगी। ठीक है जी, भुजा बड़ी तो हाइट छोटी, अगर मेरे भाई भुजा छोटी है तो उसके ऊपर हाइट बड़ी आएगी मेरे दोस्तों। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा स्पीड में ही करेंगे मेरे भाई, क्योंकि समय जो है इतना ज्यादा नहीं ले सकते। ये काफी अच्छा सवाल है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। एक त्रिभुजाकार मैदान की दो भुजाएं आपको पता है 41 और 28, इसका परिमाप आपको 84 मीटर दिया है। बोला सबसे छोटे शीर्ष लंब की लंबाई क्या है, यानी कि त्रिभुज की तीन हाइट में शीर्ष लंब या हाइट एक ही बात है, एल्टीट्यूड या हाइट एक ही बात है। ठीक है, तो सबसे छोटी हाइट आपसे पूछी है जो सबसे बड़ी भुजा पर होगी। आप मुझे बताओ, परिमाप होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। अगर दो भुजाएं 41 और 28 हैं तो त्रिभुज की तीसरी भुजा क्या होगी मेरे भाई, 84 में से परिमाप बेस से इन दोनों का योग घटा दीजिए, 8 1 9 और 4 2 6, तो यह आ जाएगा मेरे भाई यहां से 15। तो त्रिभुज की जो तीसरी भुजा होगी मेरे प्यारे भाई वो 15 होगी। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर। अब आप कैसे करोगे मेरे भाई, कैसे निकालोगे त्रिभुज की सबसे छोटी हाइट? तो मेरे दोस्त आप यहां से एरिया को बराबर कर दीजिए। अगर मुझे किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हैं तो क्या हम उसका एरिया निकाल सकते हैं? बिल्कुल भाई। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप का आधा, परिमाप 84 है, 84 का आप आधा करिए 42, ये हो गया अर्ध परिमाप। तो हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकाल सकते हैं हम लोग। हीरोन्स फॉर्मूला से अंडर रूट एस इंटू एस माइनस है, 42 माइनस 41 1 गुणा 42 माइनस 28 14 गुणा 42 माइनस 15 मेरे प्यारे भाई कितना आ जाएगा जी, 27। ये आ जाएगा 27। ये त्रिभुज का एरिया आ गया। एरिया हमें, लेकिन एरिया तो निकालना नहीं है, हमें तो त्रिभुज की सबसे छोटी हाइट निकालनी। अब जैसे मेरे दोस्तों ये आपका त्रिभुज हो गया, मान लीजिए जैसे ये आपका त्रिभुज हो गया बच्चों, ये आपका त्रिभुज हो गया। ठीक है भाई, ये सबसे बड़ी भुजा 41, ये 15 है मेरे दोस्तों, और ये 28 है, ये आपका त्रिभुज हो गया। तो सबसे बड़ी भुजा पर जो हाइट होगी वो ये होगी, ये आपको निकालनी है, यही आपको निकालनी है।
तो त्रिभुज का एरिया निकालने के तो दो रास्ते हैं, एक हो गया हीरोन्स फॉर्मूला, दूसरा रास्ता भी तो ये है कि भाई हमें सबसे बड़ी भुजा यहां पे 41 है, 41 के ऊपर सबसे छोटी हाइट आपको निकालनी है, तो त्रिभुज का एरिया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये भी तो त्रिभुज का एरिया है, तो आप इन दोनों को बराबर कर दीजिए मेरे भाई। ठीक है, अगर सवाल में केवल त्रिभुज का एरिया पूछा गया होता तो ये आंसर हो जाता, स्मॉलेस्ट हाइट पूछिए तो ये आपको इक्वल करना पड़ेगा। अब देखिए मेरे भाई, 42 गुणा 14 में 14 आ रहा है, तो 14 42 में 14 14 तिया 42 होता है, 14 गुणा 14 का अंडर रूट 14, 14 तिया 42 3 बच गया, 3 गुणा 27 81 का अंडर रूट 9 आ जाएगा, बराबर 41/41/2h। कुछ कटने वाला तो यहां पे नहीं दिख रहा, तो हाइट आ जाएगी मेरे भाई यहां पे स्मॉलेस्ट हाइट त्रिभुज की 14 निम्मा 126 दूनी 252/41, 252/41 आ जाएगा मेरे भाई, और ये है आपका मीटर में। ये मेरे दोस्तों आंसर जो हैं वो डेसिमल में है, तो कितनी बार जाएगा, 7 बार नहीं जाएगा, ये 41 छिक्का जाएगा मेरे दोस्तों, 6 कम 6 और 6 चौक 24, ठीक है 246 चला जाएगा, 6 कम 6 6 चौक 24 246 बच जाएगा मेरे भाई 6, तो दशमलव लगा के मेरे भाई जीरो बढ़ा लेंगे तो 41 एकम 41 चला जाएगा, फिर आपका बच जाएगा मेरे प्यार भी 19 190 है, तो 41 नहीं 41 एकम 41 19 बच जाएगा ना 190, तो 41 पंजे 205 लगभग अप्रोक्स 6.15 के ज्यादा करीब होगा, ये 6.15 के मेरे प्यार भी ज्यादा करीब होगा, तो सी ऑप्शन इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है हर एक बच्चे को ये बात समझ में, काफी क्लोज ऑप्शन दे रखे हैं, सी ऑप्शन शुड बी राइट। कितना बढ़िया था मेरे भाई। आगे तीसरा, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्षों से इसके आधार पर खींचा गया लंब 12 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप 36 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का एरिया ज्ञात कीजिए। भाई सबसे पहले मैं आपको समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया निकालने का बेस्ट तरीका सिखा रहा हूं। यह होता है मेरे भाई समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है जी, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का या आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब एक ऐसा त्रिभुज, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड बराबर होती हैं, उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। बोले इसके बेस पर खींचा गया एल्टीट्यूड या हाइट, इसके बेस पर यह हाइट खींची जाएगी मेरे भाई, मान लीजिए ये एडी है 90 डिग्री, ठीक है बच्चे, ये होगी हाइट, इसकी लंबाई 12 है, इसका पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर है, तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में हाइट खींचते तो जो बीडी की लंबाई होगी मेरे प्यारे भाई वही डीसी की लंबाई होगी, डीसी की लंबाई होगी, परिमाप 36 है दोस्तों। अब आप देखिए मेरे भाई, त्रिभुज का एरिया होता है बेस गुणा हाइट, हाइट मुझे दी है, अगर बेस पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बेस पता लग जाए, सवाल के आंसर पूरे पूरे दे रखे हैं, तो मेरे भाई ऐसा तो नहीं कहीं यहां पर कोई ट्रिपलेट बन रहा हो, कि ट्रिपलेट बनना ही चाहिए तभी आंसर जो है आपका इंटीजर में आ पाएगा मेरे भाई। तो सोचो, और परिमाप यहां पे 36 है, परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग, पेरीमीटर दिया है, तो आपके दिमाग में क्या कोई ऐसा ट्रिपलेट आता है जिसमें एक भुजा 90 डिग्री के अलावा, 90 डिग्री के सामने वाली नहीं, 90 डिग्री बनाने वाली 12 हो, ये नहीं आता ट्रिपलेट क्या आपके सामने, 12 5 12 13 5 12 13, तो मेरे भाई एक ही चीज मेरे दिमाग में आई और तो कुछ आया नहीं, 5 12 13, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 5 12 13 का ट्रिपलेट बन रहा हो, ये भी 5 12 13 का ट्रिपलेट बन रहा हो, लेकिन पेरीमीटर तो 36 होना चाहिए। देखो क्या सेट हो रहा है, 5 13 18 5 13 18 18 18 36, तीनों भुजाओं को जोड़ के 36 आ रहा है, सेट हो गया। तो ये सवाल इस तरह का आइसोसेलेस ट्रायंगल का हमेशा हिट एंड ट्रायल से होगा। एरिया होता है त्रिभुज का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार, 1/2 बेस, ये क्या, ये बेस का 1/2 ही तो है, ये बेस का आधा ही तो है, तो 1/2 बेस तो 5 आ गया, गुणा हाइट कितनी है 12, यानी कि इन दोनों की सीधी गुणा कर दो, केवल 5 गुणा 12, यह आ जाएगा मेरे भाई 60 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया निकालना है तो इस हाफ लेंथ की बेस के आधे की और इस हाइट की सीधी गुणा कर दीजिए, आ गया मेरे प्यारे भाइयों। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया है, ठीक है जी। उसके बाद हम यहां पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो
इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी बताएंगे अभी कॉन्सेप्ट। समझ में आया? तो ये 3 कॉन्सेप्ट ट्रायंगल के एरिया के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं अब चौथा आ गया मेरे प्यारे भाई आपका स्क्वायर से रिलेटेड, वर्ग से रिलेटेड। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 7200 मीटर स्क्वायर है। हाँ, 4 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट चाल से चल रही एक साइकिल द्वारा इस मैदान को विकर्णवत डायगनली क्रॉस करने में कितना समय लगेगा? समझे मेरे भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हम आपको बता रहे हैं, इनको जरूर करिएगा। भाई ये स्क्वायर मैदान है, स्क्वायर आप समझते हैं, ऐसा चतुर्भुज चारों भुजाएं बराबर हो, चारों कोण जो है चारों भुजाएं बराबर, चारों कोण 90 डिग्री के हो, दिस इज स्क्वायर। इसका एरिया 7200 है। 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक साइकिल द्वारा इस मैदान को डायगनली पार करते हैं। डायगनली का मतलब ऐसे ऐसे डायगनल से इसको क्रॉस करके जाते हैं ऐसे। तो कितना टाइम लगेगा? तो टाइम होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। स्पीड मुझे दी है, डिस्टेंस ये दूरी मुझे निकालनी पड़ेगी। हो गया मेरा सवाल। आप बोलोगे सर बढ़िया तरीका। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पे सबसे पहले तो हम ये स्क्वायर का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ये तो हो गया इसका स्क्वायर का, ये रहा वर्ग का। देखो मेरे भाई, स्क्वायर ये आपके सामने वर्ग दिया है। स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है मेरे दोस्तों, अगर किसी वर्ग की भुजा ए है, चारों भुजाएं बराबर हैं ए ए, अगर किसी स्क्वायर की साइड ए है तो उसका एरिया ए स्क्वायर। स्क्वायर का ये जो है इसको बोलते हैं हम डायगोनल। तो स्क्वायर का एरिया निकालने का एक और तरीका डी स्क्वायर बटे 2। क्या? डी स्क्वायर बटे 2। वर्ग का परिमाप होता है भुजा का 4 गुना, यानी कि 4a। स्क्वायर वर्ग का परिमाप जो होता है वो भुजा का 4 गुना होता है, 4a। दूसरी बात मेरे भाई, स्क्वायर का जो डायगोनल है मेरे भाई, ये ए से सी तक की जो लंबाई है, सॉरी, स्क्वायर का जो डायगोनल है, ये जो लंबाई है ए से सी तक की, ये डायगोनल है स्क्वायर का। इसकी जो लंबाई होती है वो √2a होती है। क्या होती है? √2a। ठीक है मेरे भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर, √2a ये डायगोनल की लंबाई होती है। चलें, अब ये आपको ध्यान रखना, तब आप सवाल कर पाओगे। अब यहां पे स्क्वायर मैदान का एरिया 7200 दिया है, ये डायगोनल मुझे निकालना है। तो स्क्वायर का एरिया, मैं ऐसा नहीं कि मैं भुजा निकालूंगा, मुझे भुजा निकालने की जरूरत नहीं, मुझे डायगोनल निकालना है। तो सीधा डी स्क्वायर बटे 2 बराबर 7200, 7200। तो डी स्क्वायर कितना आएगा मेरे भाई? 72 दूनी 144, 14 है 400। अंडर रूट लेंगे तो डायगोनल जो आएगा मेरे भाई 140 का अंडर रूट 12, 120 मीटर। तो 120 मीटर वर्ग का विकर्ण आ गया। अब इस स्क्वायर को डायगोनली हमको क्रॉस करके यहां से यहां तक जाना है। कितना टाइम लगेगा? टाइम बराबर 120 मीटर बटे स्पीड है किलोमीटर पर आवर। अब ये 4 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए 5/18। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा, 4 पंजे 20, 20 से 120 6 बार जाएगा मेरे भाई। ठीक है ना? ओके, 4 किलोमीटर पर आवर ही आएगा ना, 120 मीटर है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे, 4 पंजे 20 छिक्का 120, 18 छिक्का 108 सेकंड आएगा मेरे भाई, ये 108 सेकंड। अच्छा, आंसर मिनट में है, तो सेकंड को अगर मिनट में बदलना है तो 108 को आपको क्या करना पड़ेगा? 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये आंसर आएगा आपका मिनट में, जो कि 12 से जाएगा, 12 निम्मा 108, 12 पंजे 60, यानी कि 9/5 मिनट। डी ऑप्शन दिख रहा है मुझे सही आंसर। ठीक है भाई, बढ़िया सवाल था। आगे चलेंगे। एक आयत की चौड़ाई 220 सेंटीमीटर है और विकर्ण 572 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। आपको देखो, आयत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं पहले हम। आयत एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोण 90 डिग्री हो, बट केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। ये एल है तो ये भी एल है, ये बी है तो ये भी बी है। तो आयत का परिमाप होगा मेरे भाई लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। आयत का क्षेत्रफल होगा एल गुणा बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत के जो दोनों विकर्ण है डायगोनल एसी और बीडी दोनों बराबर होते हैं। एसी और बीडी दोनों की लंबाई होगी √L² प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया, कोई परेशानी नहीं है। अब जैसे आपको इतनी ही बातें पता होनी चाहिए केवल आयत के बारे में। जैसे ये हमारा आयत है मेरे भाई, सवाल बोला इसकी जो चौड़ाई है ये तो 220 हो गई, 220, और ये जैसे इसका डायगोनल है, ये आपको बोला है सवाल में 572 सेंटीमीटर विकर्ण।
परिमाप पूछा है तो परिमाप निकालने के लिए इसकी लंबाई पता करनी पड़ेगी। और वो कैसे आएगा? पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, बिल्कुल आंसर ठीक ठीक आ रहा है बिना किसी दशमलव के, अंडर रूट के। तो इसका मतलब यहां ट्रिपलेट लगेगा, लेकिन कौन सा ट्रिपलेट लग रहा है ये कैसे पता चलेगा मेरे भाई? ये पता चलेगा रेशियो से। आप इनका रेशियो ले लो। ये 22 से काटो, 22 से 10 बार कट जाएगा, 22 दूनी 44 और तेरे 22 छिका 132, यानी कि ये फिर 2 से भी कट गया मेरे दोस्तों। ये 5 का दुगुना, ये 13 का दुगुना, यानी कि 24। ये 5 12 13 का ट्रिपलेट लग रहा है मेरे भाई। ये 5 12 13 का ट्रिपलेट लग रहा है। 5 12 13 का दुगुना होता है 10 24 26। 10 24 26 का ट्रिपलेट लग रहा है 22 गुना। 10 का 22 गुना कर दिया, 20 आ गया। 26 का 22 गुना 572, तो ये भी 24 का 22 गुना आएगा मेरे भाई। तो आप ना ये रेशियो लेके पता किया करो। नहीं समझे कि भाई जैसे लंबाई है यहां पर 220 और ये जो है डायगोनल या हाइपोटेनस 572 है। आप इनका रेशियो ले लीजिए। 22 से कट रहा है 10 बार, ये 22 से कट रहा है मेरे प्यारे में 26 बार। तो ये ट्रिपलेट होता है 5 12 13, उसका डबल है मेरे प्यारे में 10 24 26। अब यहां पे 10 का ये 22 गुना है, ये 26 का 22 गुना है, तो ये भी 24 का 22 गुना होना चाहिए, यानी कि 480 और 48। तो कितना आ गया मेरे भाई? 480 और 48 528। तो ये 528 आ गई लंबाई। तो इतने बड़े बड़े ट्रिपलेट भी आपको कैलकुलेट करने के लिए आ सकते हैं। परिमाप पूछा है तो परिमाप आएगा मेरे भाई ट्वाइस ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना। तो 528 प्लस 220 यानी कि 748। 748 का दुगुना 1496 आ जाएगा। आंसर सी ऑप्शन। कर लेंगे मेरे भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आगे। एक आयत का क्षेत्रफल 1287 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मैं ना बिल्कुल सीक्वेंस में करा रहा हूं। पहले मैंने ट्राइंगल के इंपॉर्टेंट सवाल ले लिए, फिर स्क्वायर का ले लिया, फिर आयत के ले रहा हूं, फिर हम 3D की तरफ चलेंगे इस तरीके से ना। एक आयत का एरिया 1287 है, इसकी लंबाई और चौड़ाई 13:11 के अनुपात में है। बताना इसका परिमाप। परिमाप क्या होगा बच्चों? देखो, आयत का जो परिमाप होगा, पेरीमीटर होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना। ठीक है ना? वैसे भी 13 प्लस 11 24, 24 का दुगुना 48 का मल्टीपल आएगा। 48 से कटने वाला ये नहीं है, ये नहीं है मेरे भाई, ये नहीं है, ये ऑप्शन कट रहा है 48 से, ये आंसर हो जाएगा। तो मैं ऑप्शन से भी कर सकता था, नहीं समझे? चलो मैं समझाता हूं। लंबाई चौड़ाई 13:11 के रेशियो में है। ठीक है, तो अगर रेशियो हटाऊंगा तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाएगी। परिमाप होगा जी लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी फॉर्मूला है ना, 13x प्लस 11x 24x। तो पेरीमीटर जो आएगा वो 48x आएगा। 48x मतलब आंसर शुड बी मल्टीपल ऑफ 48। 48 से कटने वाला नंबर सिवाय पहले ऑप्शन के कोई नहीं है। ये आंसर आ गया दोस्त। पूरा करना चाहते हैं तो आयत का एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 13x गुणा 11x, ये आयत का क्षेत्रफल है जो कि सवाल में दिया है 1387। अब 13 गुणा 11 143। 143 13 गुणा 11 143 1287 है। तो कट कैसे नहीं रहा? 1287 है मेरे भाई। 143 से कितनी बार जाएगा? ये 9 बार चला जाएगा भाई। 126 और ये 27। ठीक है ना? तो एक्स स्क्वायर यहां से 9 आ गया। एक्स गुणा एक्स स्क्वायर 9, तो एक्स की वैल्यू 3 आ गई। अगर x 3 आ गया तो पेरीमीटर भी 48 का 3 गुना, x की जगह 3 रखो तो 48 गुणा 3 144 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। इस तरह के बेसिक सवाल बनते हैं आपके पेपर में। आगे चलें। 7वां ट्रेपेजियम। देखो मेरे भाई, ट्रेपेजियम आप जानते हैं? नहीं जानते तो हम आपको बता दें। ट्रेपेजियम यानी कि एक ऐसा चतुर्भुज, ये तो रोम्बस है, यस, ये ट्रेपेजियम होता है। ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों। ट्रेपेजियम एक ऐसा, हिंदी में समलंब चतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज मेरे भाई जिसमें आमने सामने की भुजाओं का एक पेयर पैरेलल होता है। जैसे यहां पे दोनों भुजाएं पैरेलल हैं, अभी ये वाली ए है और ये बी है, समांतर है। बाकी दोनों भुजाएं मेरे प्यारे भाई ना पैरेलल होंगी और ना ही बराबर होंगी। ठीक है ना? इसका परिमाप तो आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इंपॉर्टेंट है एरिया। एरिया होता है ट्रेपेजियम का 1/2। समांतर भुजाओं को जोड़ो, a प्लस बी, 1/2 a प्लस बी गुणा, और ये पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस, ये क्या है? समांतर भुजाओं के बीच की दूरी गुणा h, डिस्टेंस बिटवीन देम। समझे? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम।
समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी का आधा। समझ में आया जी। अब ये सवाल देखिए, यहां पे मेरे भाई एक समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम का एरिया 160 दिया है, समांतर भुजाओं की लंबाई आपकी दी है ए और बी की वैल्यू 20 और 12, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी आपसे h पूछा है। कॉन्सेप्ट लगा, ये केवल फॉर्मूला बेस्ड सवाल। तो ट्रेपेजियम का एरिया 160 बराबर 1/2 a प्लस बी, 20 प्लस 12 32 इंटू हाइट h। तो 32 पंजे 160 और 5 दूनी 10, तो 10 यहां पे आ जाएगी ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड के बीच की दूरी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है बच्चे। आया समझ में? आप बोलोगे यस सर, बहुत बढ़िया, मजेदार है। आइए 8वां, एक समचतुर्भुजाकार मैदान यानी कि रोम्बस है, उसके डायगोनल की लंबाई 32 और 126 है, मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैंने ये देखा कि पेपर में सबसे ज्यादा सवाल किसी भी चतुर्भुज में वर्ग आयत से नहीं आए, रोम्बस से आए। तो रोम्बस को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, समचतुर्भुज को। ये देखिए मेरे भाई, समचतुर्भुज आप जानते हैं रोम्बस। रोम्बस मतलब एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर हों। आमने सामने की भुजाएं समांतर हों यानी कि पैरेललोग्राम तो हो गया, लेकिन उसके साथ साथ यह भी ध्यान रखना है कि चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होगी। चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होगी, ठीक है ना। दूसरी बात, रोम्बस के जब हम विकर्ण खींचते तो दोनों विकर्ण की लंबाई अलग अलग होगी। एक छोटा D1 होगा, बड़ा D2 होगा, और विकर्ण हमेशा 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं। तो रोम्बस का परिमाप होता है भुजा का 4 गुना। भुजा का 4 गुना मेरे भाई। रोम्बस का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 D1 D2, 1/2 डायगोनल का प्रोडक्ट, हाफ D1 D2, हाफ D1 D2। समझ में? आप बोलोगे हाँ सर, क्लियर है ये बात समझ में? एक इंपॉर्टेंट बात और समझा रहा हूं कि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। जैसे पूरे विकर्ण की लंबाई D1 है, तो ये जो लेंथ होगी, ये जो लेंथ होगी यहां से यहां तक, ये डायगोनल D1 का आधा होगी। ये जो लेंथ होगी, पूरा डायगोनल BD D2 है, तो ये जो लेंथ होगी यहां से यहां तक, केवल ये डायगोनल D2 का आधा होगी, D2 का आधा। तो अगर आप यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यानी कि D1 का आधा, D1/2 का स्क्वायर प्लस डायगोनल D2/2 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा मेरे प्यारे में रोम्बस की साइड 90 डिग्री के सामने ए है, ए का स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट है। समझ में आया मेरे भाई? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब यहां पे देखिए, सारे जितने भी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैथ्स कॉन्सेप्ट की फॉर्मूला बुक से हैं। ये तो जो यहां पे PDF लगी हुई है तो 2 साल पुरानी है, ये तो अपडेटेड वर्जन है जिसमें ज्यादा सही तरीके से लिखा गया है, सीक्वेंस को सुधारा गया है, और मल्टी कलर में जो है ये बुक बनाई गई इस तरीके से, मल्टी कलर किताब है दोस्त। तो अगर कोई बच्चा कंसेप्ट फॉर्मूला तक नहीं जानता तो बड़ी समस्या है, फिर आपको ये बुक ऑर्डर करके मंगानी पड़ेगी। 100-150 की किताब है जो फ्लिपकार्ट पे मिलेगी आपको आसानी से, यहां से आप कॉन्सेप्ट सीखिएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए, इस सवाल को करने के लिए वैसे आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बना के बता देता हूं कि जैसे हमारा ये रोम्बस हो गया मेरे भाई, ये हमारा जो है रोम्बस हो गया, रोम्बस। अब इसके 2 डायगोनल हैं, दोनों डायगोनल की जो लंबाई है 32 और 126 है। डायगोनल यहां पे काटते हैं 90 डिग्री पर। अगर डायगोनल की लंबाई ये आधा आधा हो जाएगा, हाफ हाफ। जैसे एक विकर्ण 32 है तो आधा आधा हो जाएगा 16-16, दूसरा विकर्ण 126 है तो आधा आधा हो जाएगा। 126 का आधा कितना होता है मेरे प्यार भी? 63 63। आपसे पूछा परिमाप। परिमाप पता करने के लिए पहले आपको रोम्बस की भुजा निकालनी पड़ेगी। भुजा कैसे निकलेगा? 90 डिग्री के सामने ये आना चाहिए। अब ये तो क्या ट्रिपलेट लगेगा, इस 16 63 90 के सामने क्या आएगा? 16 63 65, पाइथागोरन ट्रिपलेट है 65, 16 63 65, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं पेपर का पूछा हुआ सवाल है, याद होना चाहिए। 16 63 65 दिख रहा है आपको ट्रिपलेट। अगर आपको याद होता तो आप तुरंत सोच पाते मेरे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर। या तो करने पड़ेंगे मेरे भाई आपको ट्रिपलेट, इंपॉर्टेंट वाले तो ग्रुप डी का सवाल है। अब एक भुजा 65 आ गई, लेकिन पूछा तो है सवाल में मैदान का परिमाप। तो परिमाप होता है भुजा 65 का 4 गुना, यानी कि 260 मीटर। बी ऑप्शन। कर लोगे? आप बोलोगे हां जी सर करना ही पड़ेगा, और रास्ता क्या है आगे? बहुत बढ़िया सवाल। एक समचतुर्भुज का परिमाप 140 सेंटीमीटर है, इसका एक विकर्ण 55 सेंटीमीटर है। बोला है रोम्बस का
एरिया ज्ञात कीजिए, रोम्बस का एरिया। ठीक है बच्चों, हालांकि चित्र की कोई जरूरत नहीं है, पर आप बेहतर समझ पाओ, हो सकता है कोई बच्चे पहली बार पढ़ रहे हो तो मैं बना के दिखा दे रहा हूं। जैसे रोम्बस हो गया, चारों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, और आमने सामने की समांतर है। इसका परिमाप 146 है, परिमाप। एक विकर्ण 55 है, तो रोम्बस के दो डायगोनल होंगे मेरे भाई, और दोनों ही विकर्ण 90 डिग्री के कोण पर काटेंगे। यहां पॉइंट ओ पर मान लिया, आप बोलोगे हाँ सर। अब एक विकर्ण 55 है मेरे भाई, तो ये आधा आधा हो जाएगा, हाफ हाफ, 55/2 ये मान लेते हैं ना, आधा आधा हो जाएगा ना, 55 है तो 55/2, 55/2। अच्छा, इसका परिमाप 146 है, तो इस रोम्बस की भुजा क्या होगी, परिमाप को 4 से भाग करेंगे, 146/4, तो किससे कट जाएगा, 2 से, 73/2। ये 73/2 आ गया रोम्बस की साइड। तो क्या आप ये नहीं निकाल सकते मेरे भाई, ये नहीं निकाल सकते मेरे प्यारे बच्चे, आप बताओ। दूसरा डायगोनल की ये हाफ लेंथ नहीं निकाल सकते, सेकंड डायगोनल की ये वाली। अब 55 और 73 को देख के कौन सा ट्रिपलेट है, मैंने अभी दिखाया था आपको, अभी दिखाया था मेरे भाई, इतनी देर मैंने बोला था आजकल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 48 55 73, 48 55 73, 48 55 73 इज द पाइथागोरन ट्रिपलेट। 48 55 73, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, आधा हो रहा है, तो ये 73 का आधा, 55 का आधा, तो ये भी 48 का आधा, यानी कि ये जो लेंथ है ये 48 का हाफ है। आपसे पूछा है रोम्बस का एरिया, एरिया होता है हाफ d1 d2। अब ये डायगोनल का आधा है 48/2, पूरा डायगोनल आएगा 48, ठीक है। ये 55/2 हाफ है डायगोनल, पूरा होगा 55, तो ये रोम्बस का एरिया ये होगा मेरे भाई। 2 से 48 जाएगा 24 बार, और 55 गुणा 24 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, यहां पर आपका 220, ये आ जाएगा आपका 55 से 6 हो जाएगा ना, ये 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन 1320। समझ में आया? मुझे पता है कि अब आप ऐसे सवालों को कर लोगे, पेपर में छांट छांट के करोगे, आगे चलेंगे। यहां से हम सर्कल की तरफ चल रहे हैं। एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 7000 चक्कर घूमता है, पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। देखो पहिया क्या होता है मेरे भाई, सर्कल, सर्कल। अब सर्कल के बारे में कॉन्सेप्ट जो है समझ लीजिए, सर्कल के बारे में देखो मेरे भाई, ये आपके सामने सर्कल है, इसकी रेडियस, अगर सर्कल की रेडियस r है तो सर्कल का जो एरिया है वो होता है πr², परिधि होते 2πr। अगर सर्कल की रेडियस r है तो सर्कल का जो सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस मतलब मेरे प्यारे भाई ये वाली लंबाई, ये वाली लंबाई की, यहां से दौड़ दौड़ के ये ऐसे चले, यहां से आप दौड़ना शुरू करिए, ये दौड़े आप, ये लंबाई तो है एक तरह की, कितनी होगी, ये 2πr। और सर्कल का एरिया मतलब इसने जब मैंने सर्कल बनाया कितनी जगह घेर ली, ये होता है πr²। ठीक है, पाई का मान जो होता है जनरली 22/7 होता है, 22/7। अगर सर्कल की रेडियस 7 मानू मैं, कि माना सर्कल की रेडियस 7 है, माना, तो यहां फॉर्मूले पे वैल्यू रखना, पाई की जगह 22/7 रेडियस के साथ, तो सर्कल की सरकमफ्रेंस आएगी 44, एरिया आएगा 154। ये याद रखना कि अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी परिधि होती है 44, एरिया होता है 154। देखो परिधि जो है वो हम नापते हैं सेंटीमीटर में, सरकमफ्रेंस, लेकिन एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब मैं आपसे कहूं किसी सर्कल की रेडियस 7 का k गुना है, तो परिधि 44 का भी k से गुणा कर देंगे, लेकिन एरिया में पावर 2 होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया हो जाएगा 154 का k स्क्वायर। समझ में? अब जैसे आपके पेपर में आ जाए कि बताओ सर्कल की रेडियस 28 है, बताओ एरिया क्या है, आप तुरंत बता सकते हैं। 28 होता है मेरे दोस्तों 7 का 4 गुना। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो एरिया आएगा 154, यहां रेडियस 7 में 4 से गुणा हो गई, तो एरिया होगा 4 का स्क्वायर 16 से गुणा। समझ में आई बात? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आई है, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं बेसिक। अब एक समय ज्यादा लग रहा है क्योंकि मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं, पर पढ़ लीजिए, एक बार ही तो पढ़ना है। एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 7000 चक्कर लगाता है, पहिए का व्यास, व्यास बाद में बताना, पहले रेडियस बताते हैं मेरे भाई। देखिए जैसे साइकिल का पहिया है,
जब साइकिल का पहिया ये सड़क पे चक्कर लगाएगा तो एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस चलेगा? एक चक्कर में जो साइकिल की परिधि, जो पहिए की जो परिधि, इतनी डिस्टेंस आगे बढ़ेगा। जितनी इस पहिए की सरकमफ्रेंस होगी इतनी डिस्टेंस से चलेगा आगे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, एक चक्कर में। तो एक साइकिल का पहिया कितना चाहता है? 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर का मतलब हो गया 11,000 मीटर। अच्छा, आंसर सेंटीमीटर में, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। 100 से गुणा इंटू 100 सेंटीमीटर। साइकिल का पहिया इतनी डिस्टेंस जाता है। एक चक्कर में पहिया कितनी डिस्टेंस जाएगा? 2 पाई आर। मैंने इस पहिए की रेडियस को आर मान लिया। 2 पाई आर, 2 गुणा 22/7 गुणा। ये एक चक्कर में जाएगा इतनी डिस्टेंस, परिधि के बराबर। पहिया 7,000 चक्कर घूमता है, तो 7,000 चक्कर में पहिया कितनी दूरी गया होगा? 7,000 से गुणा, ये बराबर होना चाहिए। पहिए द्वारा 7,000 चक्कर में चली गई दूरी को 11 किलोमीटर के बराबर कर दिया। ये सवाल का लॉजिक है करने का। 3 0 3 0 काटेंगे, 7 से 7 भी काट लेंगे, 11 से हम 22 भी 2 बार काट लेंगे। 2 दूनी 4, 100/4 यानी कि 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कर लेंगे, कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा मेरे भाई। 11वां, उस अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके व्यास की लंबाई 21 सेंटीमीटर है। अब आपको अर्धवृत्त का कॉन्सेप्ट समझना है। अर्धवृत्त, ठीक है भाई, ये देखिए ये अर्धवृत्त है मेरे भाई ना। अर्धवृत्त का जो एरिया होगा, अगर किसी सर्कल की रेडियस आर है तो अर्धवृत्त का एरिया क्या आ जाएगा? πr²/2। लेकिन परिमाप की बात करें तो अर्धवृत्त का परिमाप, अगर रेडियस को हम आर मानते हैं तो ये कितना आएगा? 2 पाई आर का आधा, पाई आर प्लस ये डायमीटर, ये जो है डायमीटर आ जाएगा आर प्लस आर 2r। तो इसका जो परिमाप होता है वो पाई आर प्लस 2r होता है सेमी सर्कल का। ठीक है जी, आप बोलोगे यस। अब यहां पे परिमाप बताना है। व्यास की लंबाई 21 है, व्यास की लंबाई 21 है तो रेडियस कितनी आएगी? 21/2 आएगी। ठीक है ना। तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या आएगा? पाई आर। पाई आर का मतलब, पाई का मतलब 22/7, रेडियस 21/2 प्लस 2r प्लस डायमीटर। डायमीटर ऐड करेंगे, डायमीटर आपको सीधा दिया 21। आप बोलोगे जी सर। तो 7 से 21 जाएगा आपका 3 बार और 2 से 22 जाएगा आपका 11 बार। तो 11 तिया 33 जमा 21 आ जाएगा 54 सेंटीमीटर। 54 सेंटीमीटर आंसर है, बी ऑप्शन। ओके, बिल्कुल बेसिक तरीके से ही मैंने आपको बता दिया। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों हम लोग। सवाल है आपके सामने 12। अब ये है सेक्टर पर बेस्ड क्वेश्चन। सेक्टर पर भी बहुत सवाल आते हैं पेपर में, पर सेक्टर के सवाल करने के लिए पहले मैं आपको इसके ना कॉन्सेप्ट बता देता हूं, ध्यान सुनेगा। कि जैसे भाई ये सर्कल है ना, आप पिज्जा समझ लीजिए, और हमने इस पिज्जा की ये एक स्लाइस काट के निकाल ली। तो जो हिस्सा है OAB यानी कि ये वाला, इसी को हम सर्कल का एक सेक्टर या त्रिज्य खंड कहते हैं। त्रिज्य खंड इसलिए क्योंकि इसमें 2 रेडियस आती है मेरे भाई। ठीक है ना। और ये सर्कल का सेंटर है, और ये होता है मेरे दोस्तों सर्कल का आर्क, या हिंदी में हम लोग इसे चाप कहते हैं, और L से इसको डिनोट करते हैं। ये बात समझ में आई? आप बोलोगे यस सर। तो अगर मान लीजिए जो सेक्टर है ये सेंटर पे जो कोण बना रहा है, सेंटर पे कोण ये थीटा का बना रहा है, थीटा डिग्री का। तो इस सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा? मैं पूरे सर्कल के एरिया का फॉर्मूला πr²। तो आपको यहां गुणा करनी पड़ेगी θ/360 डिग्री से, ये सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला। अब ये सेक्टर का चाप है आर्क, इसकी लंबाई कैसे निकलेगी? चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क, ये होगा 2 पाई आर। पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, इसको भी θ/360 से गुणा करना पड़ेगा। एक बात और बता रहा हूं, कभी कभी पेपर में सवाल आएगा, यहां मैंने प्रूफ भी किया है, आप देख लीजिएगा। कभी कभी जो है मेरे दोस्तों पेपर में इस तरीके से सवाल आता है कि आपको आर्क की लंबाई दे देगा, सेक्टर के आपको रेडियस की लंबाई दे देगा, आपसे पूछेगा सेक्टर का एरिया क्या है। तो सेक्टर का एरिया आएगा 1/2 L गुणा R। सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला है 1/2 लेंथ ऑफ आर्क और उसकी रेडियस। अगर आपको सेक्टर का परिमाप निकालना है तो परिमाप कैसे निकलेगा मेरे भाई? सेक्टर का परिमाप का मतलब ये चारों ओरों की माप। आप यहां से सेक्टर है, ये चलना शुरू करिए, रेडियस प्लस ये लेंथ ऑफ आर्क प्लस ये रेडियस, तो R प्लस R कितनी बार आ जाएगा? 2R, और ये L, ये सब जोड़ना पड़ेगा। तो L + 2R, L + 2R, ये सेक्टर का परिमाप आएगा।
तो ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए सेक्टर के सवाल ठीक करने के लिए। ये एसएससी में तो अब पूछना शुरू किया है ज्यादा, रेलवे में तो हमेशा से पूछता है सेक्टर पे भर भर के सवाल। ठीक है, ये देखिए एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। एक 21 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल में से एक सेक्टर काटा जाता है। सेक्टर का कोण यानी कि थीटा 40 डिग्री का है, सेक्टर का एंगल, सेक्टर का एरिया बताइए। अब यहां कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है भाई, कौन से सर्कल में से सेक्टर काट रहे हैं, 21 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल में से, सेक्टर का एंगल थीटा है, तो एरिया आपसे पूछा, एरिया का फॉर्मूला अब वैल्यू रख लीजिए मेरे भाई, पाई आर स्क्वायर, 22 पाई का मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब रेडियस 21 का स्क्वायर, 21 गुणा 21 गुणा थीटा बटे 360 डिग्री। थीटा यहां पर 40 है, 40 डिग्री बटे 360 डिग्री, हम पूरा ही लिख के आपको बता दे रहे हैं। हालांकि आप ऑप्शन से कर सकते हैं कि 22 आ रहा है, 22 यानी कि 11 का मल्टीपल आएगा, ये 7 से 21 काट ले 3 बार, ये 22 तो बच गया ना, 22 में 11 आ रहा है, 11 से ये नंबर नहीं कटता, 11 से ये नंबर नहीं कटता, 11 से ये नहीं कटता, ये आंसर हो जाएगा 11 से कटने वाला। ठीक है जी, 40 से 360 9 बार कट जाएगा मेरे भाई, 21 या 63 को 9 से काटेंगे 7 बार, तो 22 गुणा 7 154 आ गया मेरे भाई, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। समझ में? सवाल नंबर 12 दोस्त, आइए और भी सवाल कराएंगे सेक्टर के पे। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 22 सेंटीमीटर लंबे चाप द्वारा अंतरित कोण का माप डिग्री में ज्ञात कीजिए। मेरे भाई एक सर्कल है जिसकी आपको रेडियस दी है 28, अब इसका एक आर्क है, इसका एक आर्क है, मान लीजिए ये ए बी, जिसकी लंबाई है 22 सेंटीमीटर। अब बोला ये आर्क इस सर्कल के सेंटर पे जो कोण बनाएगा, ये जो कोण बनाएगा थीटा, इसकी वैल्यू बताओ। रेडियस यहां पे 28 सेंटीमीटर है, सर्कल की रेडियस 28 सेंटीमीटर है, एंगल आपको बताना है। क्या नहीं बताएंगे? बिल्कुल बताना पड़ेगा। रास्ता क्या है मेरे भाई, आप ये सोचो मेरे दोस्तों कि यहां आर्क की लंबाई दी है आपको 22 सेंटीमीटर, लंबे चाप द्वारा बड़ा कोण बनाना है, तो यहां आर्क की लंबाई है 22, और मेरे दोस्तों चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर, पाई का मतलब 22/7। अगर सवाल में कुछ कहा ना जाए तो पाई का मान 22/7 लेना है ऑटोमेटिकली। रेडियस कितनी है 28 गुणा थीटा बटे 360 डिग्री, थीटा बटे 360 डिग्री मेरे भाई। ठीक है ना, वैसे तो कैलकुलेशन को और कम कर सकते हैं, पर ना वो बहुत हाई लेवल का थॉट प्रोसेस लेना पड़ेगा। आपके पेपर में कोई इतना ज्यादा रश तो है नहीं, तो आप बिल्कुल बेसिक से बना लें, कोई परेशानी नहीं मेरे भाई। 22 से 22 कट जाएगा, 7 से 28 आपका 4 बार कट जाएगा, 2 चौक 8, 8 से मेरे दोस्तों 360 कटेगा 45 बार, तो थीटा की जो वैल्यू है यहां पर 45 डिग्री एंगल के बराबर आ जाएगी मेरे भाई। और ये आ गया ऑप्शन नंबर सी। मजा आया सवाल करके? आप बोलोगे सर चोखो मजा आ रहा है। एनटीपीसी का एक और सवाल है मेरे भाई। वृत्त के एक त्रिज्या खंड की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है, तो यहां पे एक सेक्टर की जो रेडियस 18 सेंटीमीटर है, इसका सेंट्रल एंगल केंद्रीय कोण थीटा 125 डिग्री है, इसकी परिधि की लगभग लंबाई, परिधि पूछिए, मैंने अभी समझाया परिधि का फॉर्मूला है L+2R। एल यानी कि लेंथ ऑफ आर्क निकालना पड़ेगा, लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई आर, 2 गुणा 22/7 गुणा 18 इंटू थीटा बटे 360 डिग्री, थीटा यहां पे 125 डिग्री है, बटे 360 आ जाएगा मेरे भाइयों, प्लस 2R। 2R का मतलब मेरे प्यारे में रेडियस 18 का दुगुना 36, तो ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी, आंसर आएगा दोस्त। ठीक है ना, देखते हैं 18 से 360 20 बार जाएगा, और ये 4 से मेरे भाई 22 दूनी 44, 4 से काटेंगे 11 बार, 4 से 20 जाएगा 5 बार, 5 से 125 चला जाएगा मेरे दोस्तों 25 बार, तो 25 गुणा 11 आ गया 275, 11 गुणा 25 यहां पे 275 आ गया। अब 275 को 7 से भाग देना है, तो कितनी बार आ जाएगा, 7 या 21, 21 के बाद 6 बच जाएगा, 6 5 7 नाम 63, 2 बच जाएगा, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे तो 7 या 21 है, अप्रोक्स 39.3 प्लस 36, तो 39 और 36 आ जाएगा जी 75.3, तो लगभग 75.3 सेंटीमीटर अप्रोक्स में आएगा, ये लगभग में 75.3 ए ऑप्शन। कोई मुश्किल है सवाल? कतई भी मुश्किल नहीं है, और इंटरेस्टिंग सवाल है मेरे भाई। ठीक है ना,
देखो एएलपी का पेपर तो 6 साल बाद हो रहा है, तो आप 2018 में जो एएलपी के पेपर थे उससे आज जज मत करना 2025 के पेपर को मेरे भाई। तो जो रेलवे ने लेटेस्ट पेपर लेते 2021 में जो हुआ है, 22 में जो हुआ है, 24 में जो हुआ है, हम उसके बेसिस पे अब सवाल कराएंगे। 2018 वाली चीजें बहुत पुरानी हो गई मेरे भाई, ठीक है जी। अगर आप 2018 के एएलपी के क्वेश्चंस को करेंगे तो आज आपको बहुत हल्के लगेंगे और आपको लगेगा कि अब नहीं आएगा पेपर में ऐसा, हमें थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा खुद को, ठीक है जी। एएलपी के लिए और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए भी, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर भी 2019 में हुआ था। तो ये वीडियो चाहे आप एएलपी सीबीटी 2 का पेपर दे रहे हो, एनटीपीसी का पेपर दे रहे हो, ग्रुप डी का पेपर दे रहे हो, सभी के लिए फायदेमंद है। 15वां सवाल, चलो ये एक लास्ट सवाल और डाला है हमने। एक सर्कल की रेडियस r 36 सेंटीमीटर है और लेंथ ऑफ आर्क की लंबाई, चाप की लंबाई l है, 4l बराबर 3r। तो सेक्टर का एरिया देखो कितना बेवजह का घुमा रहा है, यहां से आप आर्क की लंबाई नहीं निकाल सकते। 4l बराबर 3r, r कितना है यहां पे 36 है, तो 4 नाम 36, यानी कि आर्क की जो लंबाई है 27 सेंटीमीटर आ गई मेरे भाई। अगर आपको किसी भी सेक्टर की रेडियस पता है, उसके चाप की लंबाई पता है, तो उसका एरिया निकल जाएगा बड़ी आसानी से 1/2 l गुणा r, 1/2 l r। लेंथ ऑफ आर्क 27 इंटू रेडियस आपकी 36, ये आ जाएगा मेरे भाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। वैसे आप देख सकते हो कि 27 36 में 9 आ रहा है, 9 से कटने वाला आंसर आएगा, बिल्कुल देख सकते हैं। 2 से 36 आपका 18 बार जाएगा, एंड में तो मेरे भाई 6 आना ही आना है, ठीक है भाई। 9 से कटने वाला नंबर ये वाला देख लेते हैं, ये आंसर हो जाएगा 486 इसका आंसर है। क्लियर है मेरे प्यारे भाई, कर लोगे? तो मैंने आपको सेक्टर के ये जो है 4-4 सवाल कराए, ठीक है। आगे चलेंगे, अब सवाल नंबर है 16। किसी घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, अब यहां से मेरे भाई 3D मेंसुरेशन के सवाल आ गए, ठीक है भाई। किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3750 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। आरआरबी जेई के पेपर का सवाल है। देखो मेरे दोस्त ध्यान सुनिएगा, पहले आप घन समझिए। घन ये क्यूब होता है, एक ऐसी सॉलिड फिगर जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हो। इसमें 6 फेस होंगे, दो आगे पीछे, 2 ऊपर नीचे, 2 आजू बाजू में, और हर फेस एक वर्ग होगा। 8 इस प्रकार से इसमें कोने होंगे, ये 8 इसमें कोने होंगे, 12 इसकी ये एजिस होंगी, 12 इसके किनारे होंगे। मेरे भाई अगर हम बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, ये बात ध्यान से सुनिएगा, सारे कौन से बता रहा हूं। जैसे हमारी बुक है, आप इस बुक को सामने से ध्यान से देखिए, तो लेटरल सरफेस एरिया का मतलब है कि सामने से आपको ये वाला एरिया लेना है, आपको पीछे का एरिया लेना है, आपको साइड का एरिया लेना है, दोनों साइड का, यानी कि आपको ऊपर नीचे का एरिया नहीं लेना है। लिटरल सरफेस एरिया का मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल, केवल राउंड साइड का एरिया, ऊपर नीचे का नहीं काउंट करना। तो मेरे भाई अगर ये क्यूब है, घन है, तो इसका जो लिटरल सरफेस एरिया होंगे, जो चारों दीवार होंगे, वो चारों स्क्वायर होंगे, तो 4 स्क्वायर का एरिया 4 स्क्वायर। लेकिन जब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया, तो इसमें 6 फेस होते हैं, हर फेस स्क्वायर है, स्क्वायर 6 स्क्वायर का एरिया 6a स्क्वायर। वॉल्यूम जो होगा क्यूब का वो होगा a का क्यूब, साइड का क्यूब। अब इसका जो डायगोनल होगा मेरे भाई, ये इस क्यूब का डायगोनल है, डायगोनल की लंबाई होगी √3 है, √3a। ये कॉन्सेप्ट है बच्चों, समझ में? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। टोटल सरफेस एरिया या हिंदी में कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है। संपूर्ण पृष्ठ मतलब किसी फिगर में जितने भी सरफेस होते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं, हर जगह को एरिया ऐड कर लीजिए, वो होता है टोटल सरफेस। अब यहां पे किसी घन का सरफेस एरिया 3750 है। अब आप कहोगे सर ये तो बताया नहीं कि ये लिटरल सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है कि टोटल सरफेस एरिया है। जब कुछ ना बोला जाए तो आप टोटल सरफेस एरिया मान के चलिए। तो घन का टोटल सरफेस एरिया है 6a स्क्वायर, जो कि आपको 3750 बोला गया है। तो यहां से आप इस घन की साइड निकाल सकते हैं, 6 से जाएगा, 6 चिंग 36, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। तो ये इस क्यूब की जो साइड आ गई वो 25 सेंटीमीटर आ गई। आपसे पूछा है घन का आयतन, तो घन का आयतन आ जाएगा मेरे दोस्तों 25 का क्यूब। तो 25 का क्यूब आ गया मेरे बच्चे अभी 15,625।
ये आंसर आ जाएगा। 25 का क्यूब आपको याद होना चाहिए मेरे भाई। आगे चलते हैं। अब आ गया घनाभ के बारे में। ठीक, ये तो घन के बारे में, घन पे ज्यादा सवाल बनेंगे भी नहीं, और जो इससे आगे की चीजें वो आपको जाननी भी नहीं है। देखिए ध्यान से सुनिएगा। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का मतलब घनाभ। घनाभ मतलब, घनाभ भी मेरे प्यारे में एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ही होता है। जैसे ये हमारी बुक है ना, किताब मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग दी कंप्लीट कोचिंग वाली, ये परफेक्ट घनाभ है मेरे भाई। देखिए इसमें ये क्या है, इसकी लंबाई है, ये क्या है मेरे दोस्तों, इसकी जो है ये ऊंचाई है मेरे भाई, और ये क्या है, इसकी यहां से यहां तक ये चौड़ाई है। तो इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग हैं, इसलिए एक जो है घनाभ है, क्यूबॉइड है। यहां भी 6 फेस होंगे, 6 फलक होंगे, और हर फलक एक आयत होगा। यहां भी 8 कोने होंगे और 12 किनारे होंगे। ठीक है भाई। अब बात करते हैं एडजेसेंट फेसिस। एडजेसेंट फेसिस क्या होते हैं, या मेरे प्यारे भाई संयुग्मी फलक, अलग अगल बगल के सतह। एडजेसेंट फेसिस क्या होते हैं, आप किसी भी घनाभ का कोई भी एक कोना पकड़ लीजिए, हर कोने पे आपको 3 आयत मिलते हुए दिखेंगे। जैसे हमारी किताब है मेरे भाई, इसका ये कोना पकड़ लीजिए, नीचे वाला कोना दिखा रहा हूं मैं, इस पे 3 आयत मिल रहे हैं। एक ये वाला मिल रहा है, एक ये वाला मेरे भाई व्हाइट व्हाइट कलर, और एक नीचे वाला। ठीक है भाई, इन्हीं को हम एडजेसेंट फेसेस बोलते हैं, और इनके एरिया क्या होगा, LH, लंबाई, लंबाई गुणा हाइट, चौड़ाई गुणा हाइट प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है भाई। अगर हमें लिटरल सरफेस एरिया निकालना है, लिटरल सरफेस एरिया, तो लिटरल सरफेस एरिया होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। देखो बेस का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, L गुणा B, ये L गुणा B, यानी कि L गुणा B आपको नहीं लेना, यानी कि आपको B गुणा H प्लस L गुणा H करना है, तो ट्वाइस ऑफ L प्लस B गुणा H। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो लिटरल सरफेस एरिया है वो होगा ट्वाइस ऑफ L प्लस B गुणा H, ट्वाइस ऑफ L प्लस B गुणा H। लेकिन जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे घनाभ के, तो घनाभ का टोटल सरफेस एरिया ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। घनाभ का जो आयतन होगा मेरे भाई वो होगा L गुणा B गुणा H। घनाभ का जो आयतन होगा वो L BH तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। घनाभ का जो विकर्ण होगा वो होगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला। देखो बिना फॉर्मूला याद किए आप सवालों को नहीं कर सकते, ये आपको करने ही पड़ेंगे बेटे, मजबूरी है। ये घनाभ का विकर्ण आएगा। अब मैं इंपॉर्टेंट केस आपको बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट केस, इस पर बहुत ज्यादा सवाल आपके आरपीएफ कांस्टेबल के जो पेपर हुआ उसमें आए हैं, है मेरे भाई, सॉरी आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर में आए हैं पिछले सालों में, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के पेपर में आए हैं, एएलपी के पेपर में आए हैं। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान समझिएगा। देखिए अगर किसी घनाभ के किसी भी कोने को देखें तो इस पे 3 जो है आयत मिलते हैं, जिसे हम बोलते हैं एडजेसेंट फेसेस, संयुग्मी फलक। अगर आपको इन तीनों रेक्टेंगल का एरिया दिया है XYZ, मान लीजिए कि XYZ है, अगर किसी घनाभ के 3 एडजेसेंट फेसेस के 3 संयुग्मी फलकों के क्षेत्रफल आपको दिए, एरिया दिया है, यानी कि LH, BH और LB की वैल्यू दी है मेरे भाई, तो उस घनाभ का जो वॉल्यूम होगा, घनाभ का जो आयतन होगा, उसका फॉर्मूला सीधा है अंडर रूट XYZ। घनाभ का वॉल्यूम का फॉर्मूला जो है वो सीधा है अंडर रूट XYZ, अंडर रूट XYZ। यहां तो मैंने प्रूफ भी करके बताया किताब में कि कैसे, ये याद रखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। घनाभ का आयतन रूट XYZ। समझ में आया मेरे भाई, क्लियर? तो सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिए मेरे भाई, क्योंकि केवल सवाल करवा दूं और वीडियो एंड कर दें कोई फायदा नहीं मेरे भाई। कुछ बच्चे तो पहली बार भी पढ़ेंगे, उनको फॉर्मूले याद नहीं है, तो फॉर्मूले भी साथ साथ कॉपी में लिखते रहो, और जिनके पास ये किताब नहीं अगर पॉसिबल हो सके तो इसको ऑर्डर करके मंगा लो, फिर झंझट ही खत्म हो जाएगा। एक चैप्टर क्यों, इसमें तो अर्थमेटिक भी लो, एडवांस भी लो, स्टैटिक्स भी लो, हर एक चैप्टर के थ्योरी, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला मिलेंगे सीक्वेंस में मेरे भाई। ठीक है, ये तो काफी पुरानी पीडीएफ है, हमने इसको अपडेट कर दिया है अब। ठीक है जी, चले आ जाओ। एक ठोस घनाभ के 3 आसन्न फलक, यानी कि एडजेसेंट फेसिस के एरिया 127, 32 और 254 है। घनाभ का आयतन क्या है, तो घनाभ का जो आयतन आएगा, वॉल्यूम, वो आएगा अंडर रूट XYZ, यानी कि अंडर रूट 127 गुणा 32 गुणा 254। आरपीएफ एसआई के पेपर में सवाल आया था बच्चों ये। अब इसका अंडर रूट लेना है मेरे भाई। देखो 127 का दुगुना ये 254, तो 254 को मैं ऐसे लिख सकता हूं मेरे भाई,
127 का डबल। क्लियर है? अब देखो अंडर रूट आपको निकालना, 127 की 2 बार गुणा होगी, 127 गुणा 127, इसका अंडर रूट आ जाएगा 127। बात को समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर। ऐसे ही मेरे भाई ये देखिए, ये 32 दूनी 64, 64 का अंडर रूट आ जाएगा मेरे प्यारे भाई यहां पर 8, तो 127 गुणा 8 आ जाएगा मेरे भाई 7 अट्टे 56, यानी कि एंड में 6। ऑप्शन नंबर यहां से डी वाला सही है, 1016। ओके, कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं है, आगे चलेंगे। 18, एक बंद घनाभाकार बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और हाइट आपको दी है। इस बॉक्स को पूरी तरीके से ढकने के लिए आवश्यक कैनवास की लागत क्या होगी यदि कैनवास का मूल्य 80 रुपए पर स्क्वायर मीटर है? बहुत बढ़िया। देखो आपको मेरे प्यारे भाई एक क्यूबॉइडल बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और हाइट दी है। इसको मेरे प्यारे भाई हमको कवर करना है, कैनवास से ढकना है। बोला ढकने में कितना खर्च आएगा? अगर कैनवास का जो कॉस्ट है वो 1 स्क्वायर मीटर का 80 रुपए है। मान लीजिए कि जैसे ही हमारी बुक है, बच्चे इसको मंगाते हैं, डिलीवरी करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसकी पैकेजिंग करते हैं, इस पूरी बुक को कवर करते हैं। तो जितना इसका टोटल सरफेस एरिया होगा, हर जगह से कवर करना हो, जितना इसका टोटल सरफेस एरिया होगा उतना ही इस पर पैकेजिंग करनी पड़ेगी, उतना ही कैनवास लगेगा। तो पहले आप इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालिए मेरे भाई, TSA। अब टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? फॉर्मूला याद होना चाहिए, ट्वाइस ऑफ LB, यानी कि 2.5 गुणा 2 5 प्लस BH 2 गुणा, अच्छा ये सेंटीमीटर में, 90 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, 100 से भाग दो 0.9 मीटर। समझ में आया? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते, तो 90 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, 100 से भाग करिए 0.9 मीटर। तो ट्वाइस ऑफ LB 2.5 गुणा 2 5 प्लस BH 2 की 0.9 में गुणा 1.8 प्लस HL मतलब 0.9 की 2.5 में गुणा 2.25 ये आएगा। तो ये हो गया मेरे भाई यहां पे 5 और 8 2 10 की 0 हासिल, 1 5 और 1 6 और 1 7 और 2 9.05 का डबल। ठीक हुआ है क्या? 5 और 1 6 2 8 और 1.05, ठीक है, यानी कि 18.1 आ गया, 18.1 मीटर स्क्वायर। ये क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया आ गया। लेकिन ये नहीं पूछा, बोला अगर इसको ढके हमें कैनवास से तो कितना खर्च आएगा? आप बताओ, 1 स्क्वायर मीटर का, 1 वर्ग मीटर का खर्चा 80 रुपए है। 1 वर्ग मीटर का खर्चा अगर 80 रुपए है तो 18.1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना आएगा? 80 से गुणा करनी पड़ेगी, है ना? तो आपको पहले एरिया निकाल के फिर 80 से गुणा करेंगे, 0 से डेसिमल ये कट जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो 18 8 140 1440 और 8 1448 रुपए, ए ऑप्शन आ जाएगा, 1448 रुपीज। समझ गए? ठीक है, मुझे लगता है मेरे भाई समझे हैं, बढ़िया से मजा आया। एक 22 मीटर लंबे 14 मीटर चौड़े खेत में 4 मीटर लंबा 2 मीटर चौड़ा 1.5 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया। गड्ढे से निकली मिट्टी को खेत के बचे भाग में एक समान रूप से फैला दिया जाता है। तो आपसे पूछा खेत के स्तर में होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, ये मिट्टी निकालने वाला। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। आप ये समझो कि आपका एक खेत है, आप ये समझो कि इसका आपका एक खेत है जिसकी लंबाई है 22 मीटर और चौड़ाई है 14 मीटर। ठीक है जी, बात सुनिएगा। अब इसके कोने में मान लो एक गड्ढा किया गया, यहां एक गड्ढा किया गया, ये गड्ढा किया गया, ये गड्ढा किया गया, गड्ढा किया गया है मेरे भाई 4 मीटर लंबा 2 मीटर चौड़ा 1.5 मीटर गहरा। तो जो गड्ढा है ये एक घनाभ के शेप का है, LBH लंबाई चौड़ाई और गहराई है इसमें। अब गड्ढे से मिट्टी निकलेगी, गड्ढे से निकलेगी मिट्टी, उस मिट्टी को मेरे भाई यहां फैला दिया गया, उस मिट्टी को इस खेत में बची जगह पे फैला दिया गया, इकसार करके, बिल्कुल एक समान करके, जो गड्ढे से मिट्टी निकली यहां फैला दिया गया। तो खेत की जो हाइट है, खेत की जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। यही पूछा खेत का लेवल कितना बढ़ जाएगा, आंसर बताना है सेंटीमीटर में। मान लीजिए खेत का लेवल H बढ़ जाएगा। ठीक है जी, अब कैसे करेंगे?
तो हम यहां पे ऐसे सवाल में वॉल्यूम को बराबर करते हैं कि भाई जो मिट्टी गड्ढे से निकाली गई है और जो इस एरिया में फैलाई गई है उसका वॉल्यूम बराबर होना चाहिए। अब गड्ढे का वॉल्यूम L गुणा B गुणा H, इनकी गुणा 4 गुणा 2 गुणा 1.5, ये आ गया मेरे भाई गड्ढे की से निकाली गई मिट्टी का वॉल्यूम मीटर क्यूब में। अब मिट्टी इस एरिया पे फैलाएगी जो मैंने कलर किया है, ये एरिया क्या है? देखो मेरे भाई, आंख बंद करके सोचो कि ये खेत के इस एरिया पे मिट्टी फैलाई गई है, बिल्कुल एकसार करके फैलाई गई, ऊपर से नीचे तक एक जैसी। मैं एक आपको बात बता रहा हूं, अगर कोई भी फिगर ऊपर से लेके नीचे तक एक जैसी है, जैसे कि आप घनाभ ले लीजिए, जैसे कि मेरे प्यारे भाई आप बेलन ले लीजिए, तो उसका जो वॉल्यूम होता है उसका निकालने का एक सिंपल कॉन्सेप्ट है आधार का बेस गुणा हाइट। आधार का बेस गुणा हाइट। जैसे कि आप मान लीजिए कि मेरे प्यारे भाई ये इस तरीके से एक जो है ये प्रिज्म भी है मेरे भाई, ये ऊपर से नीचे तक एक जैसा है, तो अगर इसका वॉल्यूम भी निकालना है तो कैसे निकालूंगा? आधार का क्षेत्रफल गुणा हाइट करके। तो आपको ना बस ये एरिया निकालना है कि ये एरिया कितना है। अब ये एरिया कैसे आएगा? भाई पूरे खेत की लंबाई चौड़ाई 22-14 है, गड्ढा जो खोदा गया वो 4 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा खोदा गया है, तो बड़े आयत में से ये भी तो छोटा आयत है, कौन में इसका एरिया घटा दो, तो 22 गुणा 14 माइनस 4 गुणा 2, ये आ गया बेस का एरिया। और मान लीजिए कि जो मिट्टी बिछाने से जो मिट्टी के लेवल में h मीटर की वृद्धि हुई, जब सब कुछ मीटर में तो हाइट भी आपकी मीटर में ही आनी चाहिए, तो हम इसको बराबर कर देते हैं। तो कितना आएगा? 4 दूनी 8 गुणा 1.5 12 बराबर ये कितना आएगा? 22 गुणा 14, तो ये आ जाएगा मेरे भाई 280 और 28 308। 308 में से 8 घटाएंगे 300, तो 12 बराबर 300 H आ गया। H का मान आ गया जी 12/300, यानी कि मेरे भाई 6 दूनी 12, ये 12 1/25 आ गया ना, 12 से 325 बार चला जाएगा 1/25, लेकिन ये आया है मीटर में। दिस इज आंसर इन मीटर। हमें पूछा है सेंटीमीटर में। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से गुणा कर दीजिए, 25 से 100 4 बार कट जाएगा, यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो मिट्टी का लेवल 4 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। अब आगे बात समझ में मेरे भाई? आप बोलोगे जी सर ऐसे ही तो सवाल करने हमें, इन्हीं में तो फंसते हैं। आइए भाई, सवाल नंबर है 20। एक ऑफिस के फर्श की डायमेंशन 5 मीटर गुणा 3 मीटर है। जैसे आपका एक ऑफिस है, कमरा मान लीजिए, इस कमरे का जो फर्श है भी जो आधार है उसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है, 5/3 का कमरा है। 60 रुपए पर मीटर स्क्वायर की दर से इसकी दीवारों को और छत को पेंट करने की लागत 7,440 रुपए है। कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया मेरे भाई, गजब का सवाल। हमारा ऑफिस है, ऑफिस की मेरे प्यारे भाई जो कमरा है उसकी डायमेंशन 5 मीटर लंबा 3 मीटर चौड़ा कमरा है। अब हमें क्या करना है मेरे भाई? इसको पेंट कराना है। तो फर्श में तो पेंट नहीं होता, हम क्या करेंगे? चारों दीवारों को पेंट कराएंगे और छत को पेंट कराएंगे। और पेंट कराने का खर्चा आया है हमारा 7,440 रुपए का खर्चा आया टोटल, जबकि पेंट कराने का जो खर्चा है वो 1 मीटर स्क्वायर का 60 रुपए। अगर आप 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट कराएंगे तो 60 रुपए खर्चा आएगा। तो 7,440 रुपए का खर्चा कितने एरिया को पेंट कराने में आया होगा? 60 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई, है भाई 60 से डिवाइड करेंगे। आप बोलोगे 0 से 0 जाएगा सर, 6 कम 6, और यहां से बच जाएगा आपका 1, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 124 मीटर स्क्वायर, यानी कि हमने 124 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट कराया है। समझ में आई बात? आप बोलोगे हां जी सर। अब जब हम बात करेंगे मेरे भाई चारों दीवारों का, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल आएगा ट्वाइस ऑफ L + B गुणा H। और फर्श का एरिया और छत का एरिया बराबर होता है, छत का एरिया आएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। ये एरिया हमें पेंट कराना है, ये वाला। तो वैल्यू रख दो, बस वैल्यू रख दो ट्वाइस ऑफ L + B। मैंने मान लिया कि कमरे की जो ऊंचाई है वो H मान ली हमने, ट्वाइस ऑफ L + B यानी कि 5 और 3 8 इंटू हाइट H प्लस L गुणा B। L गुणा B मतलब 5 तिया 15 कमरे का, ये 5 तिया 15 आ जाएगा छत का एरिया। तो ये आ जाएगा 16H बराबर 124 में से अपन लोग क्या करेंगे? 15 घटाएंगे 109, H आ जाएगा 109/16। इस 16 छिक्कम 96 ही जाएगा मेरे भाई।
ठीक है जी, यानी कि 6 पॉइंट समथिंग आएगा, ये आंसर है 6.8 के करीब, लगभग में आएगा 6.8 के करीब। अच्छा सवाल है, मुझे लगता है अब आप ऐसे सवालों को कर पाएंगे। ये हो गया मेरे भाई, तो मैंने घनाभ के आपको 1 2 3 4 सवाल कराए, फायदा तो जरूर होगा आपको इनके। अच्छा, अब दूसरी फिगर आएगी, यहां भी मैंने सीक्वेंस में कर दिया। पहले ट्रायंगल वाले हो गए, स्क्वायर वाले हो गए, आयत वाले हो गया, रोम्बस हो गया, ट्रेपेजियम हो गया मेरे भाई, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट करा रहा हूं। समझ में आ रहा है ना, सैटरडे संडे है भाई, सैटरडे संडे हम जा सकते थे घूमने फिरने, फिल्म देख लेते, या कुछ खा पी सकते थे, बच्चों के साथ कहीं घूम सकते थे, कोई फिल्म देख सकते थे मेरे भाई। लेकिन हम स्टूडियो में आके आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि कल आपके पेपर अब शुरू होने वाले हैं, एग्जाम नज़दीक है, आप पढ़ पाओ और समय से पढ़ पाओ और रिवीजन भी कर पाओ दोस्त। डेडिकेशन इतना पीक लेवल का, इतना डेडिकेशन बच्चों में आ जाए ना तो क्या ही हो जाए। डेडिकेशन में मैं मोदी जी को टक्कर दे रहा हूं। ठीक है मेरे भाई, चलो शुरू करते हैं। अब आएंगे हम गोला पे। बेलन, बेलन के बाद में डालें सवाल हमने, खोखला बेलन है, शंकु भी है, शंकु की कटिंग में, देखो कटिंग पटिंग पे आपके पेपर में सवाल नहीं आएंगे ना, ये तो मीन्स की चीजें हैं, कटिंग वटिंग पे आपके पेपर में सवाल नहीं आएंगे। देखिए ये हो गया स्फीयर या हिंदी में ठोस गोला, जैसे क्रिकेट की बॉल है, मम्मी आपकी रोटी बनाती है, जो रोटी है जो है सर्कल वृत्त, लेकिन विराट कोहली जिस बॉल से खेलता है क्रिकेट की बॉल, वो स्फीयर है 3D में। तो अगर किसी गोले की जो रेडियस है मेरे प्यारे भाई, अगर किसी गोले की रेडियस स्मॉल आर है, स्फीयर की रेडियस आर है, तो स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है भाई, यानी कि 4/3 पाई कांस्टेंट है। वॉल्यूम किस पे निर्भर करता है? रेडियस की पावर 3 पे। आप रेडियस जिस हिसाब से बदलोगे, सपोज आपने रेडियस को दुगना कर दिया तो वॉल्यूम कितने गुना हो जाएगा? अगर आप रेडियस डबल कर देते हो किसी गोले की, तो उस गोले का आयतन कितना हो जाएगा? रेडियस का क्यूब करना, 2 का क्यूब करना पड़ेगा, 8 गुना, वॉल्यूम 8 गुना हो जाएगा। वॉल्यूम रेडियस की पावर 3 पर निर्भर करता है। अच्छी बात यह है कि स्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया है और जो टोटल सरफेस एरिया वो सेम है भाई। यही कर्व सरफेस मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। समझ में आया? देखिए दोस्त, जो फिगर बिल्कुल सपाट होते हैं, जैसे हमारी किताब एकदम सपाट है, तो इसके सरफेस को बोलते हैं, ये लिटरल सरफेस है, पार्श्व पृष्ठ, समतल सतह है। लेकिन जो सरफेस गोल गोल होते हैं ना, गुदगुदे से होते हैं, जैसे कि हमारा पानी का गिलास है, ये सपाट तो ही नहीं मेरे प्यारे भाई, ये तो वक्र कर्व की फॉर्म में, तो इनके सरफेस को बोलते हम कर्व सरफेस एरिया। तो स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया दोनों बराबर होते हैं। इसका फॉर्मूला है 4πr²। अब 4π तो फिक्स नंबर, यानी कि एरिया डिपेंड करता है रेडियस के स्क्वायर पे। बात समझे? मजा आया? आप बोलोगे सर चोखो लगो से, चोखो। सवाल कर दें हम दो गोले के आयतन का रेशियो 216:125 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा? अब यहां पे दो गोले हैं अलग अलग, उनके वॉल्यूम का रेशियो दिया है, वॉल्यूम का रेशियो। तो क्या आप उनकी रेडियस का रेशियो नहीं निकाल सकते मेरे भाई? वॉल्यूम जो है वो रेडियस की पावर 3 पर डिपेंड करता है। अब वॉल्यूम का क्यूब रूट ले लो, रेडियस का रेशियो आएगा 216 का क्यूब रूट 6, 125 का क्यूब रूट 5, ये दोनों गोले की रेडियस का रेशियो आ गया। अब आप मुझे बताएं दोनों गोलों के टोटल सरफेस एरिया का रेशियो क्या आएगा? टोटल सरफेस एरिया के लिए रेडियस के रेशियो का स्क्वायर करना है। अब 6 का स्क्वायर 36, रेशियो 5 का स्क्वायर 25, ये दोनों गोलों के मेरे प्यारे भी सरफेस एरिया का रेशियो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। समझ में आई बात? आप बोलोगे सर मजा आ गया। बस थोड़ी देर में है, मैं खत्म करने वाला हूं मेरे भाई, टिके रहो, जो टिका रहेगा वो कुछ बन जाएगा दोस्त। ठीक है, ये सारी क्लास जो हैं आप इस YouTube चैनल पे देख रहे हो ना, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पर। अगर आप हमारे चैनल पे विजिट करोगे तो आरपीएफ कांस्टेबल के 10 मॉक टेस्ट हमने फ्री कराए। आरपीएफ कांस्टेबल के टॉप 100 क्वेश्चंस हम करा रहे हैं। अभी हम एनटीपीसी की, ग्रुप डी की, एएलपी सीबीटी 2 की, इनकी भी सीरीज शुरू करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डेली 10 बजे इस चैनल पे जो वीडियो आती है चुपचाप उस कंटेंट को कंज्यूम कर लिया करो। पेड क्लास में भी आपको इतने बेहतरीन तरीके से अरेंज करके चीजें नहीं मिलेंगी। वहां भी उनका मकसद केवल सिलेबस पूरा करना होता है, हमारा मकसद सिखाना है, आपको सिखाना है, नौकरी तक पहुंचाना है। चैनल को सब बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे भाई, ठीक है जी। आ जाओ 22वां, उस गोले का आयतन
ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 है। देखो सरफेस एरिया भी इंटीजर में है, ऑप्शन देखो वॉल्यूम भी इंटीजर में है। ऐसे सवालों में जो आंसर आता है वो 11 का मल्टीपल आता है। अब 11 का मल्टीपल चेक किया करो मेरे भाई कि वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई में आएगा 22/7। अब 22 ऊपर आता है मेरे भाई, तो 22 में 11 तो कटने नहीं वाला ना, 11 से ये नंबर कटता है क्या, 4 2 6 और 7 6 13, 13 6 का डिफरेंस 7 है, नहीं कटेगा 11 से। 4 1 5 और 8 5 13, 13 5 का डिफरेंस, ये भी 8 ही भी नहीं कटेगा मेरे भाई 11 से। देखिए 4 5 9 8 1 9, 9 9 का डिफरेंस 0, ये नंबर 11 से कट जाएगा, ये आंसर हो सकता है। 4 7 11 6 2 8, 11 8 का डिफरेंस 3 है, ये नंबर भी 11 से नहीं कटेगा। एकमात्र ऑप्शन सी ऐसा है जो 11 से कट रहा है, यही मेरा आंसर है। और आप ऐसे ही करना पेपर में अगर आए, वरना तो आप जानती हैं गोले का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब 22/7, यहां पे रख दीजिए, आर स्क्वायर बराबर 1386। ठीक है भाई, काटा कूटी करनी है केवल, 22 से 22 का 132 और 22 तिया 66, तो आर स्क्वायर आएगा मेरे प्यारे भाई 7 गुणा 63 यानी कि 441 और 4 नीचे अंडर रूट लेंगे, 441 का अंडर रूट 21, 4 का अंडर रूट 2, रेडियस 21/2 आ गई। आ गया कि नहीं आ गया। अब आपसे वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा एक काम और कर सकते हैं, जैसे आपको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, तो वॉल्यूम को आप ऐसे लिख सकते हो मेरे प्यारे भाई, अगर आपको कैलकुलेशन मान लो करनी भी पड़ जाए, एरिया आपको दिया है 4/3 पाई आर क्यूब, ही तो आर स्क्वायर गुणा, अब ये 4 पाई आर स्क्वायर, ये 4 पाई आर स्क्वायर, यही तो आपको 1386 दिया, 4 पाई आर स्क्वायर, रेडियस आपकी 21/2 है ना, 21/2 तो 2 तिया 6, बस कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आंसर यही आएगा मेरे भाई। ठीक है ना, कैलकुलेशन आपको करनी है, 6 दूनी 12, 1 कम 6 तिया 18, 6 कम 6 231 गुणा 21, ऑप्शन नंबर सी आएगा। तो समय बचेगा अगर आप पूरी कैलकुलेशन भी करना चाहते हैं। 23वां सवाल, एक गोला है और एक घन है, उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया जो है सेम है, गोले और घन के आयतन का रेशियो क्या है। बहुत बढ़िया सवाल है ग्रुप डी का। देखो मेरे भाई, गोले के का पृष्ठीय क्षेत्रफल सेम है, गोले का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, अगर गोले की रेडियस आर है, गोले की रेडियस अगर आर है, अगर मैं घन की साइड को, क्यूब की भुजा को ए मानता हूं, तो क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर। सरफेस एरिया मेरे भाई, सरफेस एरिया जब शब्द बोला जाएगा तो इसका मतलब टोटल से, टोटल सरफेस एरिया, तो एक एक स्फेयर का और एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया सेम है। यहां से 2 से तो कट ही रहा है ना, 2 दूनी 4 2 तिया 6, ये इधर आ जाएगा मेरे भाई, कैपिटल आर स्क्वायर बटे स्मॉल ए स्क्वायर बराबर, ये आ जाएगा जी 3/2 पाई, 3/2 पाई। अपन लोग क्या करेंगे, अंडर रूट लेंगे, तो रेडियस से साइड का रेशियो आएगा मेरे भाई अंडर रूट 3/2 पाई, लेकिन ये रेशियो तो आया है रेडियस का, स्फेयर की रेडियस और घन की भुजा का। आपसे पूछा इनके आयतन का रेशियो, गोले का आयतन होता है मेरे भाई 4/3 पाई आर क्यूब, और मेरे प्यारे बच्चों घन का आयतन होता है स्मॉल ए क्यूब। बोलो बात को समझे। अब आप एक बात बताओ, मुझे ना ये निकालना है आर क्यूब बटे ए क्यूब, ये करना पड़ेगा मुझे, ये तो करना है, आर क्यूब बटे ए क्यूब, मतलब ये जो रेशियो है मुझे इसका क्यूब करना है। तो मेरे प्यारे भाई ये 4/3 पाई, 4/3 पाई, हमें आर क्यूब बटे ए क्यूब इस वाले रेशियो का क्यूब करना है। अब जैसे कोई भी नंबर लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स का क्यूब करेंगे तो एक्स रूट एक्स आएगा, वह इसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 3/2 पाई इंटू अंडर रूट 3/2 पाई, यही आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, क्या बचा और क्या कटा देख लो, 2 पाई से 4 पाई 2 बार कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, उसके बाद ये रूट के अंदर 2 है, रूट के अंदर 2 है, तो रूट के अंदर 2 से अगर मैं 2 को काटूंगा तो रूट 2 बार कट जाएगा, रूट 2 की रूट 3 में गुणा, रूट 2 की रूट 3 में गुणा रूट 6, और नीचे बचा रूट पाई, तो रूट 6 बटे रूट पाई इज द आंसर, रूट 6 रेशियो रूट पाई इज द आंसर, बी ऑप्शन। आया मजा। ये सवाल, ये सेम सवाल, सेम सवाल ना जाने कितनी बार आ चुका है सेम सवाल। आइए आगे चलते हैं।
24वां, 3, 4 और 5 सेंटीमीटर त्रिज्याएं वाले 3 गोलों को पिघलाकर एक गोला बनाया गया है। इस गोले का आयतन कितना होगा, यह आपके सामने सवाल है। देखो मेरे भाई, जब भी हम ये कॉन्सेप्ट दिमाग में उठा ले, जब भी हम किसी एक फिगर को पिघला के दूसरी फिगर बनाएंगे तो हमेशा वॉल्यूम यानी कि आयतन को सेम रखना है, आयतन बराबर रखना है। अब आप आयतन मान लीजिए, जैसे कोई बच्चा इसको बेसिक से करेगा, 3, 4, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 गोलों को पिघलाया गया, एक नया गोला बनाया गया, नए गोले की रेडियस r मान ली, तो हमें वॉल्यूम को इक्वल करना है। लेकिन पूरा वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। वॉल्यूम डिपेंड करता है रेडियस की पावर 3 पे। अगर आप पूरा फॉर्मूला लिखोगे भी तो 4/3 पाई तो कट ही जाएगा ना। केवल आप रेडियस के क्यूब को बराबर कर लो, केवल आप रेडियस के क्यूब को बराबर कर लो। 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर कैपिटल आर का क्यूब। बताओ सॉल्व करके क्या आएगा बच्चों? आएगा सॉल्व करके 6, यानी कि जो बड़ा गोला बनेगा उसकी रेडियस 6 होगी। अब ये तो आपने करा, लेकिन याद कर लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर मेरे भाई हम 3 गोलों को पिघलाते हैं जिनकी रेडियस 3, 4, 5 है, 3 गोलों को, तो जो बड़ा स्फीयर आएगा, जो बड़ा स्फीयर आएगा मेरे प्यारे भाई, उसकी जो रेडियस आएगी दोस्त, वो होगी मेरे भाई यहां पर आपकी 6। हो सकता है पेपर में डबल करके आ जाए कि भैया हमने 3 गोले हैं जिनकी रेडियस 6, 8, 10 है, इनको पिघलाएगा 6, 8, 10। बताइए बड़े गोले की रेडियस क्या होगी? बड़े गोले की रेडियस पिघला के 12 आ जाएगी, दुगना हो गया, डबल। एक ये है, एक इंपॉर्टेंट डाटा और है, 1, 6 और 8। 1, 6 और 8, अगर हम 3 गोलों को पिघलाते हैं जिनकी रेडियस 1, 6 और 8 है, तो पिघला के जो नया गोला बनेगा, नए गोले की रेडियस 9 आएगी। ये दोनों याद कर लीजिए। 99% पिघलाने वाला सवाल जो आएगा वो इन्हीं फिगर पे आएगा मेरे भाई, ठीक है ना, इन्हीं फिगर पे आएगा। ठीक है, चलिए, हो सकता है यहां पे डबल ट्रिपल कुछ कर दे तो आपको वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। अब 3, 4, 5 को पिघला के जो नया गोला बनेगा उसकी रेडियस 6, अगर मुझे डायरेक्ट याद होता तो मैं सीधा करता। नए गोले का वॉल्यूम जो आएगा पिघला के वो आएगा 4/3 पाई r क्यूब। पाई का मतलब 22/7, रेडियस यहां पे 6 आई है तो 6 का क्यूब 216, 3 से 216 आपका 72 बार जाएगा, 72 बार जाएगा, है ना। 72 चौका 288। ऐसा नहीं कि मैं पहले पूरे की गुणा करूं फिर 7 से भाग करूं। 72 चौका 288। 22 को 7 से भाग दीजिए, 22/7। ये पाई को मेरे भाई 22/7 ब्रेक करके डिवाइड करना इज द बेस्ट मेथड इन द वर्ल्ड। 3 + 1/7 ये आएगा ना। अब 288 का आपको क्या करना है? 3 गुना करना है। 840 और 24 भाई, 280 का 3 गुना 840 और 24, 840 और 24, 864 आ गया। तो 864 प्लस आएगा मेरे भाई आंसर, यानी कि ये आंसर नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है मेरे भाई, यही आंसर आ गया। 864 प्लस 288/7 ही आंसर आएगा। तो आएगा तो 864 से बड़ा, 864 से बड़ा एक ही आंसर है, 905 से 1/7, खेल खत्म। 11 का मल्टीपल वगैरह भी चेक कर सकते हो आप यहां पर भी। आइए 25वां, एक गोले के रेडियस में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने से उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया में 704 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। पाई बराबर 22/7 का उपयोग करते हुए वृद्धि से पहले गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है, खूब सारा वेरी लगेगा मेरे भाई इसमें। मेरे भाई मान लीजिए एक गोला है जिसकी रेडियस r है, r है, कैपिटल R। इसकी रेडियस हमने 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी, तब होगी r+2। आपसे यहां से यही पूछा है कि भैया इंक्रीज करने से पहले रेडियस कितनी थी। सरफेस एरिया 704 बढ़ जाता है तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4πr²। बढ़ने का मतलब नए वाले सरफेस एरिया में से पुराने वाले गोले का सरफेस एरिया घटाओ। जब आप घटाओगे तो 4 पाई तो कॉमन ही आ जाएगा ना, 4 पाई तो कॉमन ही आ जाएगा। 4 पाई की वैल्यू 22/7, ब्रैकेट में आएगा मेरे दोस्तों r+2 का स्क्वायर माइनस r²। यह आएगा प्यारे बच्चे, और बराबर 704, 704। समझ में आया मेरे भाई? 4 पाई
नए वाले सरफेस एरिया में से पुराने वाले स्फीयर का सरफेस एरिया घटा दिया। अब देखो मेरे दोस्तों क्या क्या हो रहा है। 22 से जाएगा, 22 तिया 66 और 4 22 दूनी 44, 4 अट्ठे 32। ये क्या आएगा मेरे भाई, आर प्लस 2 स्क्वायर में से आर स्क्वायर घटाएंगे, देखिए ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर घट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab करेंगे तो 2 दूनी 4 आर बराबर, ये 7 है, 7 की यहां ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 में 7 अट्ठे 56, 4 से अगर मैं काट लूं तो 1 प्लस आर आ गया जी 14 है, दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दिया, आर का मान आ गया 14 माइनस 1 13, तो 13 सेंटीमीटर ही सवाल का आंसर है, पहला वाला करेक्ट है। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। सवाल नंबर है 26 ग्रुप डी का, और भी सवाल हैं, गोले के काफी सवाल डाले हमने। 2 सवाल और है मेरे भाई, ठीक है ना, 2-3 सवाल और हैं, करो। ए होलो स्फेरिकल सेल इज मेड ऑफ मेटल ऑफ डेंसिटी 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि खोखला गोला है, होता है ना, जैसे आप नारियल समझ लीजिए मेरे भाई, गोल गोल नारियल समझ लीजिए, अंदर से खोखला होता है मेरे भाई, ठीक है ना। एक खोखला गोलीय स्फेरिकल सेल है, उसकी डेंसिटी दिया 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि उसमें ऐसी धातु लगी है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 6 ग्राम है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 6 ग्राम है, ऐसी धातु से बना है। इसकी आंतरिक और बाहरी त्रिज्याओं के माप 8 और 9, इंटरनल रेडियस स्मॉल आर और बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर 9 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है इस स्फेरिकल सेल का वजन बताओ, वजन आपसे पूछा है मेरे भाई ना, ध्यान से सुनिएगा। पहले तो आप ये समझिए कि अगर आपका एक स्फेरिकल सेल है, ये रहा, अगर आपका एक स्फेरिकल सेल है तो उसका वॉल्यूम जो है कैसे निकालते हैं, ये होता है खोखला गोला मेरे भाई, ये सॉलिड है ना, ये वाला हिस्सा सॉलिड है केवल इसका, ये बाकी अंदर से खोखला है। तो जो अंदर वाला, इसमें 2 स्फीयर बन जाएंगे, अंदर वाले की रेडियस स्मॉल आर, बाहर वाले की कैपिटल आर। तो ये इसको बनाने में जो मेटल लगी है, ये जो मेटल लगी है इसको बनाने में, इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल का आर क्यू। बाहर वाले स्फीयर में से अंदर वाले स्फीयर का वॉल्यूम घटा देंगे, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू। अब इसकी जो मोटाई होती है मेरे भाई, जो थिकनेस होती है, थिकनेस कैसे निकालते हैं, ये इसकी मोटाई होती है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये इसकी मोटाई होती है। कैसे? मैं बाहर वाले स्फीयर की रेडियस में से अंदर वाले स्फीयर की रेडियस घटा दीजिए, ठीक है, तो ये इसकी थिकनेस आ जाएगी, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। समझ में है मेरे भाई? आप बोलोगे यस सर समझ तो आया है, कोई परेशानी नहीं है। अब जैसे वैसे भी इस सवाल का जो भी आंसर आना है वो 11 का मल्टीपल आना है। पहले आप क्या करोगे, आपसे पूछा स्फेरिकल सेल कोश का वजन, वजन कैसे निकलेगा, वजन कैसे निकलेगा, पहले आप इसका वॉल्यूम निकालो कि इसका वॉल्यूम कितना है, फिर मल्टीप्लाई कर दो डेंसिटी से, वॉल्यूम निकालोगे सेंटीमीटर क्यूब में, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 6 ग्राम है, तो आप 6 ग्राम से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। लेकिन जब मैं वॉल्यूम निकालूंगा तो वॉल्यूम में पाई आएगा, पाई का मतलब 22/7, ठीक है, पाई आएगा, और 22 में छुपा होता है 11, तो 11 से कटने वाला नंबर आना चाहिए। एक तो रास्ता हो गया, लेकिन ये अप्रोक्स भी तो आ सकता है भाई, ये अप्रोक्स भी तो हो सकता है। नहीं नहीं, अभी रुक जाते हैं, पहले क्या आएगा मेरे भाई, वॉल्यूम 4/3 पाई, पाई का मतलब 22/7, कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, 9 क्यूब माइनस 8 क्यूब, ये आ गया स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम, यह है सेंटीमीटर क्यूब में। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन जो है स्फेरिकल सेल का 6 ग्राम है, तो इतने वॉल्यूम का कितना होगा, 6 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये मेरे को करना है दोस्त, ठीक है ना। 9 का क्यूब 729 माइनस 8 का क्यूब 512, तो ये आ जाएगा मेरे भाई 217, बिल्कुल सही। यानी कि डाटा ऐसा दिया है जानबूझ के इन लोगों ने, 217 आ गया ना कि 7 से कट जाएगा, 217 आ जाएगा, 217, बिल्कुल सही आंसर। अब 11 का मल्टीपल ही होगा, 7 से 217 31 बार जाएगा, 3 से 6 आपका 2 बार जाएगा, जाएगा 22 चौक 88 गुणा 31 दूनी 62, ये आया है लेकिन वजन ग्राम में, ग्राम में आंसर में वजन पूछा है मेरे भाई केजी में, किलोग्राम में। तो अगर इसको किलोग्राम में वजन निकालना है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो किलोग्राम में बदलने के लिए इसको 1000 से भाग देना पड़ेगा, ये आ जाएगा मेरे भाई आंसर केजी यानी कि किलोग्राम में। बोलो
जब मैं यहां पे इसको देखूंगा तो यूनिट डिजिट 8 दूनी 16 6 एंड में 6 आएगा, तो ये दोनों आंसर तो कतई नहीं होंगे। उसके बाद 11 का मल्टीपल तो आना ही है, 5 5 10 4 6 10। अब ये 11 से कट रहा है, ये 11 से कटेगा क्या, 4 4 8 और 5 6 11, 3 आ रहा है डिफरेंस, 11 से नहीं कटेगा। ए ऑप्शन आंसर है, ए ऑप्शन जो है यहां पर आंसर आ गया, ठीक है ना। आगे चलेंगे। 7.7 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए, एक दशमलव स्थान तक सही आपको बताना है। अब देखो बात कर लेते हैं अर्धगोले की, अर्धगोले की। ये देखिए ये एक स्फेयर है, ये स्फेयर है मेरे भाई। स्फेयर को बीच में से काट दिया तो दो टुकड़े हो जाएंगे, तो इसको बोलते हैं हेमिस्फेयर, हिंदी में अर्धगोला, हिंदी में अर्धगोला। अब पूरे गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हेमिस्फेयर का जो गोलार्ध का आयतन होगा आधा, 2/3 पाई आर क्यूब। क्या आएगा इसका वॉल्यूम, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। अच्छा हेमिस्फेयर में पंगा है एक, अगर कर्व सरफेस रहा तो ये वाला जो जब मैं बीच में से काटूंगा तो ये वाला जो ये तो कर्व सरफेस एरिया रहेगा। तो अगर पूरे स्फेयर का 4 पाई आर स्क्वायर है तो 4 पाई आर स्क्वायर का आधा, तो हेमिस्फेयर का अगर कर्व सरफेस एरिया पूछेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब हम काटते हैं तो ये वाला भी तो सॉलिड सरफेस बनेगा, ये वाला भी तो सॉलिड सरफेस बनेगा है भाई, ये वाला भी तो सॉलिड सरफेस बनेगा सर्कल। तो हेमिस्फेयर का जब मैं टोटल सरफेस एरिया पूछूंगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अर्धगोले का, तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर में इस सर्कल का एरिया जोड़ना पड़ेगा, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा। तो हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया है 3 पाई आर स्क्वायर। तो मैंने आगे एक्स्ट्रा चीजें बता रखी हैं, लेकिन आपको बस यही ध्यान रखना है आपके पेपर के लिए केवल, ठीक है। अब आ जाओ, 7.7 सेंटीमीटर रेडियस है, आपसे पूछा इस गोले का आयतन, एक दशमलव स्थान तक सही। जब सवाल के आंसर अप्रोक्स में होते हैं ना, अप्रोक्स में, तो वहां कभी भी 11 का मल्टीपल चेक मत करना, वहां मल्टीपल वगैरह चेक मत करना, या ना यूनिट डिजिट चेक करना। मल्टीपल वगैरह यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट तो हम तभी लगा सकते हैं जब सवाल का आंसर एग्जैक्ट हो। आज ये भी समस्या है कि सवाल का आंसर निकालने से पहले ये चेक करना पड़ता है कि इसका आंसर एग्जैक्ट आएगा कि अप्रोक्स आएगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो जैसे यहां तो बोल दिया साफ साफ कि आंसर अप्रोक्स में है, तो वॉल्यूम कितना आएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। जब मुझे अप्रोक्स में आंसर निकालना है तो मैं पाई की वैल्यू को 22/7 नहीं लेता। यहां तो इसने बोला पाई बराबर 22/7, हम गया बाढ़ में गया, पाई बराबर 22/7 तेल लेने गया 22/7। हम वॉल्यूम लेंगे 2/3, पाई की वैल्यू 3.14 लीजिए, 3.14, ठीक है, इंटू 7.7 का क्यूब, 7.7 का क्यूब ये आ जाएगा। आंसर काफी दूर दूर है मेरे भाई, आंसर काफी दूर दूर है, तो मैं इसको अप्रोक्स करूंगा। क्या करूंगा मेरे भाई, मैं इसको अप्रोक्स सॉल्व करूंगा, अप्रोक्स, ठीक है। ये 7.7 में 7 आ रहा है यार, 3.14 को 22/7 भी ले सकते हैं, 22/7 भी ले सकते हैं मेरे भाई। चलो 22/7 अगर मैंने कर लिया तो एक 7.7 आएगा और गुणा फिर ये 7.7 का स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही करूंगा मैं तो, क्योंकि ऑप्शंस काफी दूर दूर है ना, ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं, 100 का तो फर्क है ही। अब आप मुझे बताइए 3 से जाएगा, 3 एकम 3 दशमलव, 3 चौक 12, अप्रोक्स 1.04 बार जाएगा। 2 से अगर गुणा करेंगे तो 2.08 या 2.09 हो जाएगा मेरे भाई, लगभग लगभग 2.1 ही हो जाएगा। इनकी अगर गुणा करेंगे तो 2.0 2.1 ही हो जाएगा, गुणा 7.7 का क्यूब। अब 7.7 का क्यूब क्या आएगा मेरे भाई, 7.7 का क्यूब आप मुझे निकाल के बताओ क्या आएगा जल्दी से। देखो ऑप्शंस में फर्क दिख रहा है 100 का, यही जो है हम हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे। अब 7.7 के नजदीक है 8, 8 का क्यूब 512 होता है मेरे भाई, और 7 का क्यूब 343 होता है, तो 512 से तो कम आएगा। लेकिन मेरे भाई ये आएगा 512 से हल्का ही कम आएगा, क्योंकि 7.5 से ज्यादा है, तो लगभग 450 मान लो, 450 के करीब आएगा। 450 का दुगुना 900, तो 900 से बड़ा ही आना चाहिए। तो ये वाला आंसर है सी, ये वाला आंसर होना चाहिए अप्रोक्स में, ठीक है भाई। मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं करूंगा, इस तरीके से ही टैकल करूंगा इसको, यही बेस्ट तरीका है करने का। आइए
10 यूनिट एक्सटर्नल रेडियस और 5 यूनिट इंटरनल रेडियस वाले खोखले अर्धगोलाकार गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये कटोरे वाला सवाल है, कटोरे वाला, ध्यान से सुनेगा। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो हेमीस्फेयर विद आउटर रेडियस 10 यूनिट एंड इनर रेडियस 5 यूनिट। मेरे भाई देखो दोस्त, अगर आप एक अर्धगोला लो और अर्धगोले को भी खोखला कर दो, खोखला, तो कैसा बन जाएगा मेरे भाई? ऐसे बन जाएगा। अगर आप अर्धगोला लीजिए मेरे भाई और अर्धगोले को भी आप इस तरीके से खोखला कर दीजिए, खोखला, ऐसे बन जाएगा। इसे बोलते हैं हेमीस्फेरिकल बाउल, अर्धगोलाकार कटोरा बोलते हैं, या खोखला अर्धगोला। यानी कि इसका मेरे दोस्तों केवल ये वाला पार्ट ही सॉलिड है, सॉरी, इसका मेरे दोस्तों केवल ये वाला पार्ट ही सॉलिड रहेगा, ये वाला पार्ट ही सॉलिड रहेगा, ये पार्ट इसका सॉलिड है, बाकी जो है मेरे प्यारे दोस्तों सब अंदर से खोखला है। अगर इस अर्धगोलाकार कटोरे का टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आ गया पेपर में, तो काफी दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। पहले देखिए कैसे, बेसिक से कैसे करना है। बाहर वाले का सरफेस एरिया निकालो, अंदर वाले का सरफेस एरिया निकालो, और ये जो है मेरे भाई, ये जो है मेरे दोस्तों सर्कुलर रिंग, इसका एरिया निकालो। इन सबको जोड़ेंगे तब आएगा। मैं आपको सीधा आपको कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं। अगर आपको अर्धगोलाकार कटोरे का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो पाई 3 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। मेरे भाई 90% बच्चे पेपर में सवाल को नहीं करके आएंगे कि अगर इसका टीएसए निकालना है तो बाहर वाले का, टीएसए का मतलब क्या होता है? जितने भी सरफेस टच कर सकते हैं सबका एरिया जोड़ दो, बाहर वाले का एरिया प्लस अंदर वाले जो है हेमिस्फेयर का ये जो है ये सरफेस एरिया, और ये सर्कुलर रिंग जो है ये भी तो सॉलिड होगी, जो पैंदा होता है ना, ये हमारे गिलास का ये जो पैंदा, ये भी मेरे दोस्तों एरिया जोड़ना पड़ेगा। तो पाई, यहां पे कैपिटल आर 10 दिया हुआ है, तो 10 का स्क्वायर 100 दिया 300, स्मॉल आर इंटरलेडियस 5 दिया, 5 का स्क्वायर 25, तो आएगा 325 पाई। ए ऑप्शन आंसर है, बात खत्म। आइए, एक बेलन की आधार त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, आयतन 38,808 सेंटीमीटर क्यूब होगा। बेटा आयतन तो जो होता है वो क्यूब में आता है, पावर 3 में होता है, सेंटीमीटर क्यूब है। तो आपसे पूछा है सिलेंडर की रेडियस कितनी है, सिलेंडर की रेडियस कितनी, रेडियस है मेरे प्यारे भाई, ये रेडियस और हाइट का रेशियो, रेडियस है 3 का मल्टीपल ये नहीं है, 3 का मल्टीपल ये नहीं है, 3 का मल्टीपल ये नहीं है, ये 3 का मल्टीपल है, आंसर खेल खत्म। अगर पेपर में सवाल आएगा तो आप इस तरीके से ही उड़ाओगे। सॉल्व करना है तो मेरे भाई उसके लिए आपको अब सिलेंडर के बारे में मैं बता देता हूं। सिलेंडर के आपको वॉल्यूम वगैरह के फॉर्मूले याद होने चाहिए। अच्छा, अरे रुक जा भाई, ये देखिए, ये होता है मेरे दोस्तों सिलेंडर। जैसे परफेक्ट सिलेंडर है मेरे पानी का गिलास, ये एक सिलेंडर है बेलन, इसका बेस सर्कल और ऊपर सर्कल, ये इसका कर्व सरफेस एरिया होता है। तो सिलेंडर का बेस सर्कल है जिसकी रेडियस आर है, हाइट एच है। तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि बेस का एरिया, पाई आर स्क्वायर क्या है? बेस का एरिया, सर्कल का एरिया गुणा हाइट। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो टोटल सरफेस एरिया कैसा आएगा? कर्व सरफेस एरिया मतलब ये होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया मतलब ये है कर्व सरफेस एरिया जो आपको दिख रहा है मेरे प्यारे भाई। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए ऊपर वाले सर्कल का एरिया और ये नीचे वाले सर्कल का एरिया ये ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। तो 2 पाई आर कॉमन ब्रैकेट में एच प्लस आर, 2 पाई आर कॉमन ब्रैकेट में एच प्लस आर, ये सिलेंडर का टीएसए आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा मेरे भाई। याद रखिए, सारे फॉर्मूले याद रख लीजिए मेरे भाई, ठीक है जी। एक बात और, एक कॉन्सेप्ट में आपको और बता रहा हूं, ध्यान से यहां बताता हूं एक कॉन्सेप्ट, क्या पता इस पे सवाल आ जाए। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। बोले बात सही? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब यहां पे जो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 से गुणा और 2 से भागे कर लिया। पाई आर स्क्वायर है तो आर को मैं ऐसे लिख सकता हूं आर गुणा आर, आर स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं आर गुणा आर। कोई गलत बात की क्या? नहीं। देखिए 2 से 2 कट जाएगा और आर गुणा आर, आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच ही तो है ये।
लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे 2 पाई आर एच क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे व्हाट इज दिस 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच क्या है, ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम बराबर 1/2 2 पाई आर एच यानी कि कर्व सरफेस एरिया इंटू रेडियस। तो अगर किसी सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया दिया है, रेडियस दिया है, तो उसका वॉल्यूम डायरेक्ट आ जाएगा। इन तीनों में डायरेक्ट रिलेशन होता है, कोई भी दो वैल्यू देके आपसे तीसरी वैल्यू पूछ सकता है। यह फॉर्मूला भी याद रखिएगा सिलेंडर के वॉल्यूम के लिए। क्या मैं आगे चल सकता हूं? बिल्कुल चलना पड़ेगा। यह सवाल है, अगर मुझे सवाल सॉल्व करना है बेसिक से, वैसे तो ऑप्शन सी करूंगा, तो फॉर्मूला लगाइए। रेडियस हाइट का रेशियो 3 4, रेशियो हटाएंगे तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाएगी 3x और 4x। अब सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर 3x का स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर इंटू हाइट h 4x आ गया, बराबर ये वॉल्यूम है 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया मेरे भाई। इसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। 9 से पहले काटिए, 9 चौक 36 और 2 9 3 27, 1 9 कम 9 9 दूनी 18, ठीक है जी। 4 से भी आप इसको काट सकते हैं, 4 एकम 4 0 4 7 28 और 3 4 8 32, 22 से 22 पंजे 110 होता है, तो 22 चौक 88, 12 7 19, 22 निम्मा, ये 7 उधर जाला जाएगा। तो एक्स स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर एक्स का क्यूब, एक्स का क्यूब बराबर 49 गुणा 7, 49 गुणा 7 यानी कि ये 7 का क्यूब ही हो गया, 7 स्क्वायर गुणा 7 7 का क्यूब, तो एक्स का मान 7 आ गया, यानी कि जस्ट कैलकुलेशन है। एक्स 7 आया तो रेडियस आएगी 3 गुणा 7 21। ये बेसिक हो गया, जो बिल्कुल बेकार है, पेपर में ये सब नहीं करना होता। अरे ऑप्शन दिए तो ऑप्शन का इस्तेमाल करो ना। आइए, एक रोड रोलर की रेडियस 7 मीटर है, सही कर रहे हैं ना? हाँ 27 28 हो गया अब। हाँ, एक रोड रोलर की रेडियस 7 मीटर है, इसकी लंबाई 14 मीटर है। रोड रोलर यह एक मैदान को समतल करने के लिए 100 रोटेशन 100 चक्कर लगाता है। मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया मेरे भाई, फिल्म देखिए, खट्टा मीठा फिल्म है ना अक्षय कुमार वाली, जिसमें वो कहता है रोड रोलर जॉनी लीवर अभी ठीक करके देता हूं। तो वो रोलर क्या, रोलर का काम है रोड को सपाट करने का। तो जैसे रोड रोलर हम चलाते हैं ना, इस तरीके से होता है। तो ये लगा होता है ना वो मशीन के आगे जो सड़क पे चलती रहती है, एक सार करती रहती है। जब ये एक राउंड करेगा, जब ये रोलर एक राउंड रोल करेगा, एक राउंड रोल करेगा, तो जितना इस रोड रोलर का कर्व सरफेस एरिया है, इतने एरिया को प्लेन कर देगा, समतल कर देगा मेरे भाई। जब ये एक चक्कर मारेगा तो अपने कर्व सरफेस एरिया के बराबर रोटेट होगा और उतनी जगह को ये समतल इकसार कर देगा। अगर 100 चक्कर लगाए हैं इसने, तो यानी कि इसका कर्व सरफेस एरिया 100 बार आपको निकालना है, दैट्स इट। अब सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया ये रेडियस है और ये लंबाई है, यानी कि हाइट है। तो 2 पाई आर एच फॉर्मूला है। एक चक्कर लगाने में कितना एरिया प्लेन होगा? 2 पाई आर एच, रेडियस 7, ये 14। 100 चक्कर लगाएं तो 100 चक्कर लगाने में कितना मल्टीप्लाई भाई? 100 मीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर आ जाएगा। 7 से 7 कट गया, तो 22 दूनी 44 गुणा 14 आ जाएगा मेरे भाई। 4 चौक 16 6, यानी कि 61600 मीटर स्क्वायर। मजा आया? ठीक है। वैसे तो मैं 30 सवाल ही इसमें रखने वाला था, 30 क्वेश्चन ही रखने वाला था, पर यहां पर मेरे भाई मैंने 2-3 सवाल और लिए कोन वाले, उनको और करते हैं, फ्री खत्म। धातु के खोखले गोले की आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं 3 और 5 है। एक होलो मेटालिक स्फीयर है, एक होलो स्फीयर है, उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस 3 और 5 है। इसे पिघलाया जाता है और 7 सेंटीमीटर रेडियस का एक बेलन बनाया जाता है। इस बेलन की हाइट कितनी है? ये सवाल है। अभी समझाया कि अगर हम किसी भी एक फिगर को पिघला के दूसरी फिगर बनाएंगे तो वॉल्यूम यानी कि आयतन सेम होना चाहिए। अगर धातु का एक खोखला गोला है तो इसका वॉल्यूम, माइक में सेल है ना? हाँ ठीक है। धातु के गोले का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई, खोखला गोला है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। इसको पिघला के सिलेंडर बना दिया। सिलेंडर की रेडियस है 7, तो पाई आर स्क्वायर, हाइट मैंने h मान ली गुणा h।
ठीक है, पाई से पाई कट गया, उसके बाद 25 माइनस, नहीं 5 का क्यों, 125 आएगा ना, 125 माइनस 27, 98 आ गया, और बटे 7 का स्क्वायर 49 आ गया, बराबर एच। तो 49 से 98 दो बार चला जाएगा तो 8/3, तो 8/3 सेंटीमीटर बेलन की हाइट आ गई बच्चों। मजा आया, कर लेंगे पिघलाने वाला। नेक्स्ट शंकु। अब यहां पे दो सवाल मैं आपको आखिरी करा रहा हूं मेरे भाई, पहुंचा दिया ना मेरे भाई, बताओ कौन सी ऐसी चीज है जो हमने आपके लिए ना करी हो। 2D के भी मोस्ट सारे करा दिए, 3D के भी सारे करा दिए। 33 सवाल हैं इस वीडियो में, और यही पूरे मेंसुरेशन का क्रक्स है मेरे भाई। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दी मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। यहां से जरूर सवाल फंसेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, यहां तक टिके हुए हो, एक एक सवाल देखा हो, तो कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना, हर एक उस बच्चे के साथ शेयर करना जिसको मेंसुरेशन चैप्टर से डर लगता है। आज उसका डर खत्म हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। एक शंकु पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये मेरे भाई बहुत कुछ और भी इंफॉर्मेशन है, पर मैं आपको वही बता रहा हूं जो आपके रेलवे के एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। ये शंकु होता है जो हम बर्थडे पे टोपी पहनते हैं। शंकु का बेस जो है सर्कल होता है, जिसकी रेडियस आर है, ये इसकी हाइट है एच। शंकु का टॉप जो है मेरे भाई एक सिंगल पॉइंट होता है। ये 90 डिग्री का कोण बनेगा मेरे भाई। ये होते शंकु की स्लांट हाइट, या हिंदी में त्रियक ऊंचाई, स्लांट हाइट। यहां पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, तो स्लांट हाइट बराबर है एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस पता है, हाइट पता है, तो शंकु का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का कर्व सरफेस है, यानी कि मेरे भाई ये वाला, ये जो सरफेस है कर्व होगा, वक्र होगा, तो कर्व सरफेस पाई आर एल, यानी कि कर्व सरफेस निकालने के लिए स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी। टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है अगर कोन का, तो कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल में जो शंकु का जो नीचे का बेस है इस सर्कल के एरिया पाई आर स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा। पाई आर यहां से कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में एल प्लस आर, तो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये शंकु का जो है टोटल सरफेस एरिया होगा, याद कर लीजिएगा। अब इतना आपने समझ लिया, सवाल आप मुझे करके बताओ जरा। 32वां कौन करेगा मेरे भाई। एक शंकु का आयतन जिसकी तिरछी ऊंचाई यानी कि स्लांट हाइट 28 है और रेडियस जो है 21 है, उसका आयतन बताना। आयतन भैया हाइट चाहिए ना हमें, स्लांट हाइट से क्या मतलब, हमें तो यहां शंकु की जो है ये निकालना पड़ेगा ना मेरे भाई। ये आपका शंकु है, ये आपका शंकु है, ठीक है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसकी स्लांट हाइट 28 है, ये रेडियस ये 21 है, यहां से यहां तक की 21। आपको चाहिए इसकी हाइट। अब हाइट कैसे निकलेगी, पाइथागोरस थ्योरम से लगाना। देखो 7 चौक 28, 7 तिया 21, आप पहले रेशियो ले लिया करो ना। 7 से कट रहा है मेरे भाई, 7 से कट रहा है, 7 चौक 28, 7 तिया 21, ये 90 डिग्री के सामने है 4, तो मेरे भाई ये क्या आ जाएगा फिर, अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ये आएगा पाइथागोरस थ्योरम से 16 माइनस 9 रूट 7 आएगा, 4 3 और रूट 7 आएगा, लेकिन ये 7 से गुणा है ना, 7 चौक 28, 7 ते 21, तो यहां भी 7 से गुणा होगी, 7 रूट 7 ये आएगा मेरे भाई। ये बेस्ट तरीका है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। पहला आप 7 से काट लिया करो, 7 चौक 28, 7 ते 21। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया आपने, फिर 7 से दोबारा गुणा कर दिया, तो 7 ते 21 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, ये 7 रूट 7 हो गया। हाइट पता चल गई, आपको निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बराबर 1/3, पाई का मतलब 22/7, रेडियस आर स्क्वायर 21 का स्क्वायर यानी कि 441 इंटू हाइट एच यानी कि 7 रूट 7। ये आंसर आ जाएगा, आपको ये कैलकुलेशन कर लेनी है केवल। लेकिन मेरे भाई इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी आंसर आएगा 11 का मल्टीपल आएगा, जो भी आंसर आएगा 11 का मल्टीपल आएगा। ये तो तरीका है ही कि बिना कुछ करे 11 का मल्टीपल चेक करो, पर अगर रूट 7 आ रहा है तो ये वाले तो आंसर होंगे नहीं मेरे भाई, ठीक है। और उसके बाद जो भी आएगा ये तो भैया बिल्कुल
करना पड़ेगा। 7 21 से 441 21 बार जाएगा। इकाई का मैच करते हैं, 2 एकम 2, 2 7 14 4, इकाई का 4 आएगा तो ये वाला आंसर होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा √7 के बाद। लास्ट सवाल करेंगे मेरे प्यारे भाई हम इस पूरे चैप्टर का और आज की क्लास का। एक शंकु की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर और रेडियस 21 सेंटीमीटर है, हाइट 20 बोली है और रेडियस जो है वो 21 बोली है। उसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी। और स्लांट हाइट क्या होता है मेरे दोस्तों, √h² + r²। लेकिन आपको पता है 20 21 29 पाइथागोरन ट्रिपलेट है, तो सीधी जो स्लांट हाइट आ जाएगी वो 29 आ जाएगी। अब आपसे पूछा टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया होता है πr यानी कि 22/7, रेडियस 21 है, ब्रैकेट में L + r, L + r यानी कि 29 में हम 21 जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा। तो 7 से 21 आपका 3 बार कट गया, तो 50 × 22 1100, 3300 आ गया, 3300 सेंटीमीटर स्क्वायर पहला वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा मेरे भाई। यहां भी आप अगेन 22 में 11 आ रहा है, 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हो। लेकिन आजकल ना एग्जामिनर बहुत समझदार हो गया है, ज्यादातर वो ऐसे ऑप्शन डालेगा जिनका आंसर अप्रोक्स में आए, ऐसा सवाल सेट करेगा, या फिर मेरे प्यारे भाई सारे ऑप्शन 11 के मल्टीपल डाल देगा, इसलिए मेथड भी आना चाहिए। तो ये हैं मेरे भाई मेंसुरेशन के टॉप 33 क्वेश्चंस जिनको करके आपको मजा आ गया होगा मेरे भाई, ठीक है। और इसी के साथ ही हमारी क्लास होती है दी एंड। अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आ रहा है, हमारी कंसिस्टेंसी देख रहे हो मेरे भाई, एक भी दिन ऐसा नहीं होता जब यूट्यूब पे हमारा 1.5-2 घंटे का पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट ना आता हो, पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट ना आता हो, एक भी दिन ऐसा नहीं है। पिछले 1 महीने से हम लगातार रेलवे वाले बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, खासकर अभी एसएससी के नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएंगे तो हम एसएससी वाले बच्चों को भी रेगुलर इसी चैनल पे पढ़ाएंगे। लेकिन आपको पढ़ना आपको ही पड़ेगा। हम आपको बढ़िया कंटेंट दे सकते हैं, सही रास्ता दिखा सकते हैं, हम आपको पीडीएफ दे सकते हैं, हम आपको रिसर्च मटेरियल दे सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपको ही पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपने यहाँ से कुछ सीखा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा मेरे भाई। आपके कमेंट से मुझे बहुत एप्रिसिएशन मिलता है, मतलब मुझे बहुत मोटिवेशन भी आता है और मुझे और अच्छा काम करने का मन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाई इस वीडियो को देखने के लिए। हमारी मुलाकात होगी अब कल। धन्यवाद, बाय।